अगेन गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ऑल गुड? ठीक है। एक्साइटेड अबाउट व्हाट? कंपनीज एक्ट। अबाउट कुछ नया सीखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ नया सीखेंगे, कुछ वैल्यू ऐड होगी। ये सुनो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करते हैं, फटाफट वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास को रिकैप करते हैं, ठीक है? एंड देन विल प्रोसीड, कुछ नई चीजें फिर बात करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि दैट आई एम टीचिंग द पेपर नंबर 2, एंड पेपर नंबर 2 का एक पोर्शन दैट इज अ पार्ट ए ऑफ द पेपर, दैट इज बिजनेस लॉज, एंड पार्ट बी जो है दैट इज इंग्लिश, दैट विल बी टेकन बाय ईशा मैम। और जो लॉ का पेपर पोर्शन है, पार्ट ए ऑफ द पेपर, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आज पहली क्लास है? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कुछ खास बात नहीं, हम सारा मैं रिकैप भी करा रहा हूं। पार्ट ए ऑफ द पेपर दैट इज बिजनेस लॉज, दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम में पेपर पैटर्न होता है, उसमें पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। दैट नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी देयर। हर एक क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे, कोई एक पूरा क्वेश्चन 12 नंबर का नहीं होगा। 6-6 नंबर के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, 4-4 नंबर के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, कई बार 2-3 ऐसे करके स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार 4-4 पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है? 7-5 ऐसा भी कॉम्बिनेशन, 6-6 ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 5 क्वेश्चन, आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है? एक चॉइस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क्स। 12 into 4 48। पहला क्वेश्चन 12 नंबर का, टोटल कितना हो गया? 60। वैसे पेपर टोटल 72 मार्क्स का होता है, क्योंकि एक चॉइस का क्वेश्चन 12 नंबर का, वो भी सब मिला के 72 मार्क्स, बट आपको अटेम्प्ट 60 का करना है, बिकॉज 60 मार्क्स इज द मैक्सिमम फॉर द बिजनेस लॉ पार्ट ए ऑफ द पेपर। टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर? क्या क्या टॉपिक्स है बिजनेस लॉ में आपके सिलेबस में? सबसे पहले कंपनीज एक्ट, इसकी वेटेज कितनी है? 13 मार्क्स, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे बड़ा टॉपिक, 22 मार्क्स। देन सेल। अच्छा, एक मैंने देखा है, बहुत बच्चों को मैंने सुना है, द नेम इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या है? सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, सेल में क्या लास्ट में एस लगा हुआ है? नहीं। और गुड्स में क्या लास्ट में एस लगा हुआ है? अच्छा, मैंने बहुत बच्चों को सुना है ऐसे बोलते, सेल्स ऑफ गुड, वो गुड्स का जो एस है वो सेल में लगा देते हैं, उल्टा बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। क्या नाम है? देखो, मैं थोड़ा सा ना, मेरे को कह सकते हैं बीमारी है परफेक्शन की। हर चीज में परफेक्शन लाओ, आप जितना परफेक्शन लाओगे। अच्छा, कितने लोग आप सुना होगा लॉ के पेपर्स में नंबर कम आते हैं, थ्योरी पेपर है। ऐसा नहीं है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने 100 नंबर का, मतलब सीएस के लॉ के पेपर्स हैं, सीए में भी 100 नंबर के पेपर में 92 मार्क्स ले गया लॉ में। अब परफेक्शन एक प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली, क्या लोग बहुत कैजुअल अप्रोच से सब्जेक्ट को डील करते हैं, तो वहां नंबर कैसे आएंगे? द वे इट शुड बी डेल्ट विथ, इफ यू डील इन दैट मैनर, ऑटोमेटिकली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। हर चीज में परफेक्शन लाइए, ठीक है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉमा 1930, कॉमा का भी इंपॉर्टेंस है, ऐसे लिखिए एकदम परफेक्शन से लगे बच्चे को। सही, कई लोगों को मैंने देखा है। अच्छा, कंपनीज एक्ट, COMPANIES, कंपनीज एक्ट, कॉमा 2013। कई पता है बच्चे कैसे लिखते हैं? कंपनीज एक्ट, COMPNY एपोस्ट्रोफी S, एपोस्ट्रोफी समझते हैं ना? ठीक है। आप एक्ट का नाम ठीक से नहीं लिख रहे, आप क्या एक्ट पढ़ रहे? सर चलता है ना सर, फिर चलते वाले मेरा चलते वैसे नंबर मिलते हैं। भाई अप्रोच ही आपका चलता वाला, तो फिर नंबर भी वैसे मिलेंगे। हमेशा बोलता हूं, अच्छा चाहिए तो अच्छा बनने की कोशिश करो। आप जितना अच्छा बनोगे, जब उतनी अच्छी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ऑटोमेटिकली मिलेंगे। एनीवे, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कितना वेटेज था? 16 मार्क्स। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगेन 16 मार्क्स। एंड द लास्ट टॉपिक, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, 5 मार्क्स। टोटल 5 टॉपिक हो गए।
पहला कंपनीज एक्ट 13 नंबर का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22, देन 2 टॉपिक आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 16 नंबर के, और लास्ट में एलएलपी एक्ट 5 नंबर का। तो टोटल आपका 72 मार्क्स मैंने बताया था, लेकिन आपको करना 60 नंबर का एक चॉइस का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? फिर हमने थोड़ी सी एक डिस्कशन की थी, ये सब लॉ, जो कोई भी एनी लॉ, पूरे कंट्री में जो भी हमारे लॉज हैं, तो हु मेक्स द लॉ? इस लॉ को हम लेगिस्लेशंस भी बोलते हैं। लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड लेगिस्लेशन। ये उसको बनाने वाला कौन है? लेगिस्लेचर है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था? लेगिस्लेचर के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल लेगिस्लेचर एंड स्टेट लेगिस्लेचर। सेंट्रल लेगिस्लेचर स्पेसिफिकली इंडिया में उसका क्या नाम है? पार्लियामेंट, एंड उसके 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर हम अपने कंट्री कॉन्टेक्स्ट में बोलें सेंट्रल लेगिस्लेचर या पार्लियामेंट या लोकसभा एंड राज्यसभा, बात एक ही है, क्योंकि सेंट्रल लेगिस्लेचर एक जेनरिक नेम हो गया, स्पेसिफिकली हमारे कंट्री में उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, जो हिंदी में आप संसद बोलते हैं, ठीक है। एंड सुना होगा साहब, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, सुना तो होगा, ठीक है। पूरा कंस्ट्रक्शन, उस एरिया में जाएंगे तो काफी ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है पूरी पार्लियामेंट की, आपने सुना होगा। एंड न्यू बिल्डिंग इज गोइंग अंडर द कंस्ट्रक्शन। एंड पार्लियामेंट और उसके 2 बॉडीज है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों को मिला के हम पार्लियामेंट बोलते हैं। दोनों को मिला के, मतलब अलग से कुछ पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर? फिर क्या स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी बॉडी आती है? एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। क्या सारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है? यस, वो तो सभी स्टेट्स में है, लेकिन काउंसिल सभी स्टेट में नहीं, ओनली फ्यू बिग स्टेट्स जहां पे। तो एक्चुअली हम बोलते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर आपको स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 बॉडीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा एंड विधान परिषद। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में वी हैव ओनली 1 बॉडी इन द स्टेट लेजिस्लेचर, विच वन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज द विधानसभा। इज दैट क्लियर? ये तो हम बोलते हैं लॉ लेजिस्लेचर बनता है, लेजिस्लेचर के 2 पार्ट हो गए, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब अगला एक हमने इशू डिस्कस किया था कि सब लॉ देखिए, अभी मैं बोला था नया पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, तो लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको आई थिंक, अच्छा, ये निवेश सर ने लिखा आपके, आप लोग निवेश सर को जानते हैं? ये जानते हैं, वैभव सर के छोटे ब्रदर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अखबारों में काफी इसकी न्यूज आती रहती है, ठीक है। एनीवे, अब बात हमने डिस्कस की थी, अखबार पे भी मैं आऊंगा। आप सोचेंगे सर लॉ कब पढ़ाओगे? ठीक है, लॉ भी पढ़ाएंगे, लेकिन कहते ना, अरे किचन में कोई हम डिश बनाते हैं तो सीधा डिश बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं। अच्छा, सीधा चलो गैस ऑन कर दिया, पता सामान का ठिकाना ही नहीं है। तो ये जो तैयारी होती है, इंग्रेडिएंट्स हैं। लॉ तो हम आएंगे, लेकिन पता इंग्रेडिएंट्स ही सारे मिसिंग हैं, क्या समझ में आएगा? मैक्सिमम लोग कैसे पढ़ाते लॉ? हाँ बेटा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है। एनीवे, मजा तभी आएगा, मैं तभी इंटरेस्टिंग, तभी आपको लगेगा कि साहब इसमें बहुत मजेदार है, बहुत प्रैक्टिकल। मैंने बोला था प्रैक्टिकल है ये। फिर मैंने बताया था लॉ जो बनते हैं, किन पे बनते हैं? जो आज तक लॉ बने हैं या आगे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आगे बनेंगे, किस पे? एनी ऑफ द मैटर्स गिवन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। और ये लिस्ट कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड क्योंकि सारे के सारे लॉ जितने आज तक बने हैं या बन रहे हैं या आगे बनेंगे, वो इसके बाहर नहीं हो सकते। यूनियन लिस्ट या तो, एंड यूनियन लिस्ट में मैंने बताया कितने मैटर्स हैं। अच्छा, जो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखते हैं ना, उसको एंट्री नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर है, लेकिन उसे उन्होंने एक नाम दे दिया एंट्री नंबर। सीरियल नंबर ये 1, 2, 3, हर एक आगे कुछ ना कुछ मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। उसको एंट्री नंबर टेक्निकली बोलते हैं, एंट्री। सब डिटेल में आप और भी आगे की स्टेजेस में आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एंट्री नंबर। तो एक्चुअली सीरियल नंबर ही है। तो कितने एंट्रीज है वहां पे?
97 मैटर्स दे रखे हैं, स्टेट लिस्ट में 66, कॉन्करेंट लिस्ट में सर आपने बताया नहीं था 47, कितने 47। थोड़ा सा क्या हुआ था वहां पे मैं नंबर में कंफ्यूज हो गए थे, 46 है 47 है, दैट्स व्हाई मैंने रोक लिया। तो मैंने बोला मैं इससे बिलीव करता हूं गलत बताने से अच्छा ना बताओ, गलत बताया बहुत खतरनाक होता है। अच्छा क्या होता है, आपने एक मिनट आपका डाउट देता हूं, आप गलत चीज सुन के और आपको ट्रस्ट आप है कि साहब सर ने जो बताया सही बताया, आप आगे जाके कहीं यूज करेंगे और उसकी वजह से मान लिया आपको इंटरव्यू में आप फेल हो गए, क्या आपको उसका बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है? तो टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सही मायने में कोई बंदा दिल से फील करता है कि मैं टीचर हूं, तो वैसे तो टीचर आजकल यूट्यूब पे टीचर ही टीचर बने हुए हैं, ठीक है, जिसको मुंह उठाया वो टीचर बना हुआ है। टीचर कुछ बेसिक कुछ चीजें होती है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। अच्छा क्या टीचर की एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अच्छी वैल्यूज भी सिखाएं। आज हम यूट्यूब पे जाके देखना लोग लैंग्वेज कैसी यूज करते हैं, टीचर्स कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या आपको लगता है टीचर को शोभा देती है? फिर फर्क क्या हुआ, एक मवाली में एक टीचर में फर्क क्या हुआ? अच्छा मतलब उनको लगता है यंग बच्चे ऐसी लैंग्वेज वो आपस में फ्रेंड्स में यूज करते हैं, हम फ्रेंड बनने की कोशिश करें। फिर डिफरेंस क्या हुआ, एक्चुअली बच्चे आप फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड से जैसे बात करूंगा क्या मैं वैसे आपसे बात करूंगा? क्या डिफरेंस नहीं है? तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि सब कहां पे कैसे बात की जाती है, यही सब। अच्छा तो आप ऑफिस में जाके जॉब करेंगे, कैन यूज दैट काइंड ऑफ लूज लैंग्वेज, बाहर खड़ा कर देंगे आपको। अब क्या होता है, किसी ने टोका नहीं, आप वैसे वर्ड्स यूज करने लगे, ठीक है, और आपको लगता है हमारे सर भी यूज करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आपकी आदत में वो आपको बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और किसी अच्छी जगह आप जहां फॉर्मल इन्वायरमेंट, समझते हो, फॉर्मल ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, फॉर्मल इन्वायरमेंट है, वहां आपने यूज कर लिया, आपको बाहर कर देंगे ऑफिस से। ये सब चीजें भी पता नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए ना, वो टीचर से बिगाड़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए बच्चे तो हम भी आपकी एज में थे, जो आज मेच्योरिटी है वो उस समय थोड़ी थी। तो होता ही है, इस एज में बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चों को समझ नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया वो। लेकिन दो लोग की, मेरे हिसाब से दो लोग की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स। वो भी अगर उनके साथ मिल जाएंगे, भैया तुम जो कर रहे हो हम भी आपके साथ हैं। और आजकल लोग एक और बताए, अरे हम बच्चों को आजकल पूरी फ्रीडम देते हैं। अच्छा फ्रीडम का मतलब सुपरविजन ही छोड़ दो कि भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि साहब वो गलत कर रहा तो वहां टोके नहीं। मेरा तो स्ट्रांगली मानना है पूरी फ्रीडम दीजिए, पूरा पेरेंट्स, पूरा लाड प्यार सब फेंक दीजिए, लेकिन जब बच्चा गलत करे तो जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगाइए। बाद में ना बहुत खतरनाक हो जाता है अगर समय पर आपने नहीं टोका तो। देखते हो बाद में जाके वो बच्चे कई बार पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ का कारण बन जाते हैं। वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चा है ना, उसे समझ नहीं सही गलत का, तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा बाद में भी जाके बच्चे बोल देते हैं, जब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, जब मैं गलत कर रहा था तो आपने टोका क्यों नहीं, ये भी बोलते हैं बच्चे बाद में, आपने टोका क्यों नहीं। अच्छा सबको पता क्या डर लगता है, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊं बाद में, एक सिंपल सी बात, आजकल हर आदमी किस चीज में पड़ा हुआ है, मैं वो बोलूं जो सामने वाले को अच्छा लगता है। आर यू वेल विशर? वेल विशर ऐसे नहीं होते। वेल विशर वो बोलेंगे जो आपके लिए सही में अच्छा है। आपको क्या अच्छा लगता है जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ गलत चीज आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आपका वेल विशर बोले नहीं तू गलत कर रहा है, वो वेल विशर है। अच्छा सारी दोस्ती क्या हो गई आजकल, ये बोलूंगा उसको बुरा लगेगा, क्या उसके लिए वो अच्छा है, लेकिन आप वही बोलते हैं जो सामने वाला अपीज करने की कोशिश करे, खुश करने की। टीचर्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को, ज्यादातर टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो बोलो जो बच्चों को अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं है, अपीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि साहब पब्लिक के लिए अच्छा है नहीं, लेकिन उसको जो सुनने में अच्छा लगे वो करो। सब जगह ये चल रहा है, सारे रिलेशन में ये चल रहा है कि साहब वही कहते सही और सही बंदे हैं कहां आज के दिन जो सही बात करें, नहीं है। कोई क्या सामने वाला भी इस बात को समझ नहीं पाता कि साहब ये मेरे भले के लिए बोल रहा है। एनीवे
व्हाट आई वाज सेइंग दैट कॉन्करेंस लिस्ट में कितने मैटर्स है? 47। ये आप नोट कर लीजिएगा, 47 मैटर। अच्छा, एक और मैं इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। बच्चे क्या करते हैं जब ये सब मैं चीजें बताता हूं? कोई बच्चे ने गूगल किया, सर आपने बताया यूनियन लिस्ट में 97, गूगल पे तो सर कुछ और आ रहा है, सो वहां आपने 66 बताया, वहां तो कुछ और आ रहा है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यूनियन लिस्ट की लास्ट एंट्री 97 है, इसलिए बोलते हैं 97 एंट्रीज आती है। क्लियर? अच्छा, एक हो सकता है कि 90 और 91 के बीच में 90 भी हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अमेंडमेंट से ऐड हुई हो सकता है 85 डिलीट हो गई हो, लेकिन बोलने का तरीका यही होता है, जो लास्ट नंबर होता है हम वही बोलते हैं, ये सही तरीका है बोलने का। लेकिन गूगल पे कई लोगों ने, कई ज्यादा समझदार लोग पता है गिन देते हैं, जो ओमिट हो गई है, जो डिलीट हो गई उसको हटा देंगे। अच्छा, जो बीच में 90 भी ऐसे ऐड हो गए उनको काउंट कर लेंगे, और ऐसे करके कर देंगे साहब वहां तो 98 है। अब गूगल पे आपने देख लिया कि सब 98, सब 97, तो या तो बच्चा क्या करेगा, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बच्चा थोड़ा सा कुछ हिम्मत करके पूछ लेता है, तो पूछेगा तो डाउट क्लियर हो ही जाएगा। और कुछ बच्चे में सर को पता नहीं गूगल पे 98 आ रहा है, वो कैसे लिखा हुआ 98 में, उसका रीजन बता दूंगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। लास्ट नंबर इज जो है उससे काउंटिंग होती है। हम मैं बोलूंगा कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है, 470 क्यों? बिकॉज लास्ट सेक्शन नंबर इज 470, लेकिन काउंटिंग करो तो 470 नहीं आएंगे। क्यों? उसमें कुछ सेक्शन ओमिट हो चुके हैं, कुछ सेक्शन नए ऐड हो चुके हैं अमेंडमेंट से, तो काउंटिंग करें तो 470 नहीं आएगी। लेकिन लास्ट सेक्शन नंबर इज सिंस इट इज 470, दैट इज द राइट वे ऑफ सेइंग। लेकिन क्या होता है गूगल पे, क्या दुनिया भर की ना इंफॉर्मेशन नॉलेज में बहुत फर्क है, तो दोनों चीज में फर्क है। जाने ये सब चीजें सुनने कहीं से तो कंफ्यूज, और कभी कोई डाउट हो पूछिए, वो मन में मत रखिए। क्या वो दो चीजें, या तो आप उसको गलत मानेंगे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या वहां तो ये आ रहा सर ने ये बताया, पूछ लीजिए ना। मैंने पहले बता दिया कि ये प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली लोग गूगल वगैरह करते हैं, तो ठीक है। तो 97, 66 एंड 47। हाँ बेटा, आपका क्या डाउट है? इनको माइक दीजिएगा सर। वही था, मैं कह रहा था 52 थे। देख लो, मैं जानता हूं ना क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि हमें पता होता है क्या क्या बच्चों के दिमाग में चीजें आती हैं। एनीवे, कोई बात। Sir, yesterday you told that only the cabinet ministers are the part of government. मैंने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बोला था बेटा, मैंने क्या बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट तो वर्ड ही नहीं कभी हमने यूज किया था। The other MPs who are not ministers, are they not the part of government? No, they are not the part of government. मैं आई थिंक आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बताता हूं। मैंने बताया था कि आज सेंटर में बीजेपी की सरकार हम बोलते हैं ना, बीजेपी की सरकार है सेंटर में, यही आप बोल रहे हैं। बीजेपी के तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा में भी हैं और राज्यसभा में भी हैं। अच्छा, लोकसभा के एमपी अलग तरीके से बनते हैं, जो जनरल इलेक्शन होते हैं 5 साल में, 5 ईयर्स होते ना। 14 में हुए थे जब बीजेपी की सरकार बनी थी, फिर 19 में अब कब है 2020। अब बीच में कभी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए किसी तो अलग बात है, जनरली 5 साल का टर्म होता है। अब 2024 में होंगे। तो ये जो जनरल इलेक्शन सुना, जनरल इलेक्शन आम चुनाव सुना है, जनरल इलेक्शन ये लोकसभा के चुनाव होते हैं। इसको कई लोग लोकसभा इलेक्शन बोल देते हैं, कई लोग जनरल इलेक्शन बोल देते हैं, इसको हिंदी में आम चुनाव बोलते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसलिए कई बोले साहब जनरल इलेक्शन बोल रहे हैं, इसको लोकसभा, जनरल इलेक्शन के थ्रू ही लोकसभा के एमपी चुने जाते हैं। देखिए क्या होता है, देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, अप्रोक्सीमेटली एक आध नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। लोकसभा के 545 मेंबर्स हैं, 545। पूरे देश को, पूरा जो कंट्री है उसको 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र बोल सकते हैं, एरिया, ठीक है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी वहां से चाहे, कोई मैंडेटरी नहीं है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। समझ गए भाई? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा इलेक्शन के लिए। मैं लोकसभा की बता रहा हूं, कहीं सुनने बच्चे सर मैंने तो 70 सुना था, वो आपको स्टेट इलेक्शन का है। अच्छा, तो ये स्टेट, जब दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव होंगे, उसके भी तो चुनाव होते हैं दिल्ली विधानसभा के।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल सीएम है दिल्ली के, तो इसका कोई लोकसभा से कोई कनेक्शन है क्या? किसे कनेक्शन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कनेक्शन है। तो दिल्ली में जब चुनाव होते हैं, दिल्ली के जो चुनाव होते हैं, पूरे देश के नहीं, दिल्ली के चुनाव होते हैं स्टेट के, तो उस केस में दिल्ली 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, तो छोटे छोटे एरिया बना देते हैं सुंदर, ठीक है। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो दिल्ली 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है। तो क्या उसके अंदर एरिया बड़ा होता? दिल्ली बड़ी छोटी नहीं होगी, दिल्ली तो उतनी है। तो क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ा एरिया होता है, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन होते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटा एरिया होता है। वो सब डिफाइंड होता है कि कितना। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली में 7 है, तो उस केस में जैसे नॉर्थ दिल्ली हो गई, वेस्ट दिल्ली हो गई, सेंट्रल दिल्ली हो गई, ऐसे करके आपको 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रखी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान ली बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, तो उसमें से जो भी जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलेंगे, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी वो चुन के जाएगा? हाँ है ना? क्लियर? क्लियर है? अब पूरे कंट्री में अच्छा 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उसमें से जितने भी लोग, तो उसमें कुछ बीजेपी के इलेक्ट होके जाएंगे, कुछ कांग्रेस के, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के, कुछ बहुत सारी पार्टी, जनता दल के, ठीक है, कुछ जनता दल यूनाइटेड के, कुछ आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल, सो मेरी पार्टी जाती है, ठीक है, कुछ तृणमूल टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जो इसकी ममता बनर्जी की पार्टी है, सो मेरी पार्टी जाती है। तो टोटल वहां जिसकी मेजोरिटी होगी, 545 का मेजोरिटी क्या हुआ? हाफ कर लीजिए, मोर देन 50%, 273, 272.5 एग्जैक्ट 50 आता तो आधा एमपी तो होगा नहीं, पूरा ही होगा ना, ठीक है। वैसे ये आधे ही होते हैं दिमाग से। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट 273 इज द मेजोरिटी, मोर देन 50, मेजोरिटी मींस मोर देन 50%। तो जिस पार्टी के 273 या उससे ज्यादा एमपी आ गए लोकसभा में, उसकी मेजोरिटी होगी, वो सरकार बनाएगी। ऐसी सरकार बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब ये 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं, अब ये 2024 में, 2019 में हुए, तब 2024 में हुए। अब यहां पे मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन बीजेपी के मेरे हिसाब से 300 के आसपास एमपी हैं लोकसभा में, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर द फिगर, 300 के आसपास। और बीजेपी के अलावा जो बीजेपी के साथ जो पार्टी जुड़ी हुई है, कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके भी कुछ हैं, लेकिन बीजेपी खुद के साथ मेरे हिसाब से 300 के आसपास एमपी हैं, ठीक है। तो 300 एमपी तो खाली ये लोकसभा के बीजेपी के, आज बीजेपी की सरकार है। अच्छा, राज्यसभा में जो बंदे आते हैं, एमपी होते हैं, उसका तरीका अलग होता है, वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, जनरल इलेक्शन के थ्रू नहीं आते। अच्छा, बात छेड़ दी तो कुछ बताना पड़े। कई जगह क्या होता है, मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं, लेकिन बच्चे ने पूछ लिया तो बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं, वहां मुश्किल होती, ज्यादा बता दो तो बच्चा बोले बहुत ज्यादा हो गया, नहीं बताओ तो बच्चों को लगता सर को आता नहीं है, तो कई बार अपने आप को भी प्रूव करने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। एनीवे, चलो कोई बात नहीं, हम सुन लीजिए, जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा को लोकसभा क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है, सर नाम लोकसभा ही क्यों है? इट्स अ सभा, इट्स अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोग मतलब पब्लिक। क्या वही तो भेजती है इलेक्शन के, हम ही लोग सब, सारी जनता, पूरा देश वोट करता है, एनीवन हुज 18 एंड अबव, 18 या उससे ज्यादा का है, ठीक है, क्या वही वोट करके उनको चुन के भेज रहे हैं? पब्लिक ही चुन करके भेज रही है ना, इसे नाम ही वैसे रखा गया है लोकसभा। सभा इज अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, इसे नाम भी उस सब रखा है लोकसभा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो जो सरकार बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक्चुअली वो लोकसभा के हिसाब से बनती है। कि अभी पूरी बात नहीं हुई, बात मैं और ऐड करूंगा, ठीक है। लोकसभा के हिसाब से बनती है कि लोकसभा के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की मोर देन 50% एमपी होंगे, वही सेंटर पे सरकार बनाएगी। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर होगा, अभी मैं आपको पॉइंट पाऊंगा, ठीक है। अब राज्यसभा, इसका नाम क्यों, दूसरी जो हाउस है उसका नाम राज्यसभा क्यों है? इसका रीजन है, इज अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, राज्य। अच्छा, स्टेट्स को हिंदी में राज्य बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य बोलते हैं, बिहार राज्य बोलते हैं, महाराष्ट्र राज्य बोलते हैं ना, तो इस राज्यसभा उसी से नाम पड़ा है, ठीक है। इज अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। उसके अंदर क्या, स्टेट्स की पॉपुलेशन के आधार पे आपको हर एक स्टेट का एक नंबर दिया हुआ है कि साहब यूपी के इतने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में आएंगे,
महाराष्ट्र के इतने आएंगे, उड़ीसा के इतने आएंगे, तमिलनाडु के इतने आएंगे, समथिंग लाइक दैट, केरला के इतने आएंगे, राजस्थान के इतने आएंगे, सब नंबर फिक्स किया हुआ है। और टोटल राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 250, 250, उसकी 545 है लोकसभा की और राज्यसभा की 250, ऐसे डिवाइड किया। तो उस केस में क्या होता है कि हर एक डायरेक्ट इलेक्शन कुछ नहीं होता उसमें, उसमें उस राज्य में जिसकी सरकार है, जैसे आज यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो यूपी की अगर मान लिया राज्यसभा के अंदर वाले 15 सीट है, तो 15 सीट यूपी की जो भी गवर्नमेंट पार्टी की सरकार है वहां पे, वो आपको यहाँ पे आपको नॉमिनेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली की जितनी सीट है, मान ली दिल्ली की 3 सीट है, तो 3 सीट वो 3 राज्यसभा के कौन बंदे होंगे, वो अपना नॉमिनेट, वो आपको राज्यसभा के एमपी बन जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या पब्लिक इलेक्टेड के भेजे उसको? नहीं, इस नाम भी वैसा रखा गया है, राज्यसभा इज अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, बीच में आपने सुना था एक बार जया बच्चन, वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, शी बिकेम द राज्यसभा एमपी, सुना था आपने एक बार? कोई इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, सुना तो होगा। कैसे बन गई थी? हाँ, नहीं, वो अलग चीज है, आप जो बोलने वो अलग चीज है, वो भी बता दूंगा आपको, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, वो जो आप वो बोल रहे हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं कि कुछ फेमस लोग हैं वो जाते हैं, वो फेमस नहीं, मैं बता दूंगा, वो कुछ अलग कंसेप्ट है एक्चुअली। क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो फेमस भी नहीं है। अच्छा, अमिताभ बच्चन की वाइफ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट, अच्छा, अमिताभ बच्चन आपने सुना होगा, ही इज वेरी क्लोज टू, अब तो रिसेंटली मुलायम सिंह की डेथ हो गई, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, उनके बहुत क्लोज हैं, बहुत मतलब, और बहुत मतलब, कई बार अमिताभ बच्चन ये बोलते हैं मेरे फादर की तरह, मतलब इस तरह ही बोलते, मतलब ज्यादा एज में डिफरेंस नहीं था, लेकिन 4-5 साल का, लेकिन वो बहुत रिगार्ड, उसके रीजन से अपने बहुत कहानियां है उसके पीछे, ठीक है। एक समय में आपने का एक नाम सुना, एक पॉलिटिशियन थे अमर सिंह, उनकी भी डेथ हो चुकी है। वो समाजवादी पार्टी के बहुत मेन लीडर्स में से कभी नाम आता था, बाद में कुछ इश्यू हो गया था, वो हट गए थे, अब तो डेथ हो गई उनकी। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हुआ करते थे, ठीक है। आप सोचोगे सर पॉलिटिक्स बहुत बताते क्लास में, पॉलिटिक्स नहीं बता रहा आपको अभी। अच्छा, कई बच्चों को ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मंगल ग्रह पे रह रहे हो क्या? हाँ, यही हो ना अर्थ में, और अर्थ में इंडिया में हो, तो अपने देश के बारे में नहीं जानते। अच्छा, देखिए, सरकारें जो फैसले लेती है, जो पॉलिसीज बनाती हैं, क्या उसका इंपैक्ट आप पे नहीं पड़ता? तब जो आज के मैंने देखा बहुत यंग जनरेशन में पड़ा है, पॉलिटिक्स इज सो डर्टी, आई हेट, आई एम नॉट इंटर। भाई क्या बात कर, मैं पॉलिटिक्स का मतलब थोड़ी कि मैं बोलोगे तो चुनाव लड़ लो, पता तो होना चाहिए कि सब आप जो आपको गवर्न कर रहे हैं, और जो कि एक एक चीज का आप पे इंपैक्ट पड़ता है, आपको कुछ पता ही नहीं है। गलत बात है ना। अवेयरनेस, देखिए मैं सीए हूं, मैं सीएस हूं, मैं ये हूं, मैं वो, बात की बात है, लेकिन मैं जनरली क्या मैं एक अवेयर पर्सन हूं, सबसे अवेयरनेस हर एंगल से, मेरे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो कुछ चीजें प्रेयर्स हो रही थी, क्या वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है? ये सुनो, रिलीजियस अवेयरनेस है, हर तरह की अवेयरनेस, वो कंप्लीट बोलते हैं आप, कंप्लीट आप तब जाके अंदर से एक फीलिंग आएगी आई एम अ कंप्लीट पर्सन। नहीं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है खाली एक फील्ड में बस आगे बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, आप स्कूलों में चले जाओ, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे वो एसएसटी पढ़ा रहा है, एसएसटी के अलावा उसको एबीसीडी कुछ नहीं पता, वो इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पता, उसको अखबार में क्या कुछ मतलब नहीं उसको, ठीक है। आप एक हैरान रहेंगे, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं हैरान, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूं आपके साथ। मेरा बेटा भी 9th क्लास में सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता है, आपने सुना होगा सेंट कोलंबस स्कूल। अच्छा, किधर नामी स्कूल है सेंट कोलंबस स्कूल। हालत मैं नाम लेके बोल रहा हूं स्कूल का, हालत देखिए। एक क्वेश्चन कुछ अभी वो तो 9th में, लेकिन आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है, जब वो 6th में होगा, कोई इंटीजर से रिलेटेड कुछ था, तो कुछ टेस्ट चल रहा था। तो टेस्ट में होता है ना कि बच्चों के एक दूसरे क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट होता है, और वहां पे कुछ इन्विजिलेटर्स होते हैं, तो कोई इन्विजिलेटर होगा, शायद वो मैथ्स का ही टीचर था, लेकिन वो 3rd क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था कुछ से।
तो उस एक मेरा बेटा बोल रहा था कि क्लास में किसी और स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लगी, उसे लग रहा था कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है या कुछ गलती हो गई है, तो उसने बोला कि सर इसमें कुछ, तो टीचर का जवाब सुनिए। मैं तो 3rd तक पढ़ाता हूं, मुझे मालूम नहीं टीचर क्या होता है। बट सुनिए, अभी मतलब सुन के हैरान। अच्छा एक चीज बताइए, 10th तक की जो पढ़ाई सबकी कॉमन रखी गई है। 10th तक तो सब हम कॉमन ही पढ़ते हैं ना, उसके बाद स्ट्रीम शुरू होता है। क्यों रखा गया? कि इतनी चीज आप सबको पता होनी ही चाहिए। बाद में आप चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे सीए बने, सीएस बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब कोई बोलते हैं साहब मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं तो 2+2 भी नहीं जानता, मेरे को क्या मतलब है, चले ये काम क्या? तो ये बेसिक चीजें, इसीलिए कोई बताता भी नहीं इन सब चीजों को, पता होना चाहिए। दिस समथिंग में एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तभी तो कॉमन पढ़ाई रखी गई है, यहां तक सबको पता होना चाहिए। बताइए वो टीचर मैथ्स का वो बोलता कि सब इंटीजर क्या होता, मुझे नहीं, हैरानी है। लोग ना कुएं के मेढक है, इतना बस इतना वो समझते ना। घोड़े को देखा घोड़ा, अच्छा घोड़े की नाल लगाते हैं, देखा आपने घोड़ा जो चलता है उसको नाल लगा, नाल समझते हो? नहीं समझते। दोनों साइड वो लगाते हैं ना, कुछ कपड़े टाइप का कुछ होता है, क्यों लगाते हैं मालूम है? वो बस इधर इधर देखना ही नहीं है, वो बन गए भाई। क्या हो, एक अवेयर आदमी चारों तरफ देखता है, चारों तरफ, तब जाके आप सही में आपकी ग्रोथ होती है। आप किसी से बात करोगे ना, एक बार मैं एक बहुत पहले मैंने स्टार्टेड माय करियर, मैंने कुछ टाइम इंडस्ट्री में भी काम किया है। मैं शुरू से टीचिंग में नहीं था, मैंने 2-3 साल जॉब किया, उसके बाद देन आई केम इनटू टीचिंग। जॉब में मुझे मजा नहीं आया, ठीक है, ये कह ले कि जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं थी या मैं जॉब के लिए सूटेबल, जो भी है हर आदमी का अपना टेस्ट होता है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता था आई कैन बी गुड टीचर। मेरे फ्रेंड्स बहुत मुझे बोलते थे कि यार तुम कुछ समझाते हो ना तो बहुत अच्छे से, तुम टीचिंग में जाओ। तो मैं 1-2 साल जॉब, 2-3 साल जॉब किया, मजा नहीं आया मुझे। मैं कहा यार छोड़ो यार, अपने बस की ये मजा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। तो फिर टीचिंग में आया तो बाय गॉड ग्रेस कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, आगे आगे बढ़ते गए टीचिंग में, ठीक है। तो और मैं साथ में आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद इंडस्ट्री। आज भी मैं फ्रीलांसर हूं, मतलब इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड कई सारी मैं मैटर्स वगैरह देखता हूं, ठीक है। एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग दैट जो लोकसभा राज्यसभा वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? आपको क्लियर है? अच्छा मैं जया बच्चन वाली बात बता कि अमिताभ बच्चन एक्चुअली क्या है कि वेरी क्लोज टू समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी अब तो क्या अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी को कर लिया है, उसके बेटे ने, लेकिन उस समय तो मुलायम सिंह की चलती है। अमर सिंह वॉज द मेन पर्सन उस समय पॉलिटिकल पार्टी। तो उस समय बोलते थे, और अनिल अंबानी के नाम सुना होगा, तो लोग बोलते थे ए अमिताभ, अमर और अनिल, ये तीनों की जोड़ी थी, तीनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, अमिताभ, अमर एंड अनिल, ठीक है। अमर सिंह, ठीक है, एंड अनिल अंबानी। अमर सिंह रहे नहीं, अनिल अंबानी बर्बाद हो गया, ठीक है। अच्छा आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का एक बार बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सुना तो होगा, हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे वीडियोज ये सब चीजें आती रहती हैं, ठीक है। वो आप लोग बहुत छोटे रहेंगे या हो सकता है आपका बर्थ ही नहीं होगा उस समय। बहुत मेजर क्राइसिस आया था। अमिताभ बच्चन ने एक 20 में लाइफ में ना बहुत मेजर क्राइसिस, उसने एक कंपनी बनाई थी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें बहुत लॉस हुए थे। उस पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, दे बिकम द प्रोड्यूसर, तो बहुत लॉस हुए थे, सारी पिक्चरें पिट गई, सारा उसका जो सेविंग्स सब बर्बाद हो गई, ठीक है। उस समय एक्चुअली अमर सिंह ने हेल्प कराई थी समाजवादी पार्टी से एंड मुलायम सिंह से। तो बोलता ना जो आपके क्राइसिस में आपका हेल्प करता था, आपकी बड़ी उसके प्रति कोई इसकी हेल्प करने तैयार नहीं था, तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो एक्चुअली दोस्ती हो गई तो परिवार जैसा हो गया। तो फिर एक्चुअली जब यूपी, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी इन यूपी, उस समय की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, तो उन्होंने उनकी वाइफ को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया। ऐसे जया बच्चन आपको राज्यसभा की MP बनी थी, ठीक है। अब जो आप में पीछे से एक बच्चे ने बोला था, आपने भी बोला था कि सब कुछ जो आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं अपने फील्ड में, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो एक्चुअली अलग चीज है। राज्यसभा में कुछ सीट्स, आई थिंक 8 शायद, एग्जैक्ट नंबर मुझे देखना पड़ेगा, 8 सीट्स हैं। 8 सीटें ऐसी हैं जो एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि जो भी आपको लगता है अपने फील्ड के आउटस्टैंडिंग पर्सन है, आप डायरेक्टली उसको नॉमिनेट करें, वो प्रेसिडेंट को पावर है।
देश के राष्ट्रपति को पावर है। उसमें सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया, ऐसे और भी केसेस हैं। तो जया बच्चन उसकी वजह से नहीं हुई थी। ये क्लियर आपका, ठीक है। अब मुझे बताइए, अच्छा जब गवर्नमेंट बनती है तो अभी बनेगी उसी की जिसकी मेजोरिटी किसमें है, लोकसभा में। राज्यसभा की मेजोरिटी से कोई मतलब नहीं है, क्लियर। मतलब लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी मोर देन 50%, 273 एंड अबव एमपी इन लोकसभा। अब बीजेपी जब सरकार बनाई तो वो सरकार का मतलब क्या पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो उसके जितने मान ले 300 एमपी है लोकसभा में, और राज्यसभा में मान ले 250 में 100 एमपी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट फिगर आई एम नॉट गोइंग, तो टोटल उसमें 400 एमपी हो गए। अब उसको मान ले टोटल 50 लोगों को मिनिस्टर बनाना है, तो कुछ लोकसभा से उठा लिए, कुछ राज्यसभा से उठा लिए। अब बताओ, देखो 50 लोग मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो सिर्फ गवर्नमेंट वही है, लेकिन उसके एमपी कितने हैं, 400। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नहीं, अभी भी कोई डाउट है, कोई दिमाग में कोई बात अटकी हुई तो पूछ। किसी ने आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं किया कि क्लियर है? अगर कोई चीज अभी भी अटकी हुई तो आप मेरे से क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये फर्क समझ में आएगा कि सब ये नहीं कि जिस पार्टी की सरकार है इसका मतलब ये नहीं कि सारे उसके एमपी सरकार का पार्ट हो गए, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है, एक जनरल बोलना और एकदम प्रिसाइज बोलना, प्रिसाइज एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो एकदम सही है, जिसको कोई इस पे लाल मतलब कोई चेक करेगा तो लाल रंग नहीं लगा सकता, उस पर टिकी करेगा। अगर 5 नंबर कीजिए 5 नंबर ही देगा। अगर आपको वो सीखना है तो मैं वो बता रहा हूं। आम भाषा में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आम भाषा में तो सब ऐसे चलता है। तुम देखना कितने लोग बोलते हैं लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है। आम लोग छोड़िए, टीचर्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं। करियर लॉन्चर का नाम सुना है? करियर लॉन्चर ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड है। करियर लॉन्चर के एक टीचर को मैंने पढ़ाते हुए देखा था, कोई आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो था, उसमें क्या पढ़ा रही हैं, लॉज आर मेड बाय गवर्नमेंट। तो सोचिए ये हालत है, ये टीचर जो लॉ पढ़ा रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं, तो आम आदमी की तो मैं क्या बोलूं। ऐसे एनीवे तो वो चीजें एग्जैक्ट सही क्या वो सीखिए, ऐसे तो सब चल ही रहा है, ठीक है, लोग अंदाजे मार ही रहे हैं, ठीक है। एनीवे सो ये हमारा पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस मैंने समझा दिया। लॉ बनाने वाला कौन है वो बता दिया, लॉ बनता किस में बता दिया। यूनियनिस्ट मैटर में लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। गवर्नमेंट नहीं बोला, कभी सेंट्रल बोलते बोलते बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलना, सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर एंड कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसलिए यूनियन लिस्ट क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर बना, दैट इज ओनली वन बॉडी, तो क्या वैसे लॉ सेम यूनिफॉर्म होते थ्रू आउट द कंट्री? यस, एक जैसे पूरे कंट्री में अप्लाई होंगे। लेकिन स्टेट लिस्ट मैटर पे क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, और सिंस इतने सारे स्टेट्स के अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर हैं, तो क्या आपको सेम मैटर पे अलग अलग स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर क्या डिफरेंट लॉज बना सकते हैं? इसलिए ऐसे लॉज में आपको स्टेट वाइज डिफरेंस नजर आएगा। एंड मैंने एग्जांपल रोड टैक्स एग्जांपल दिया, स्टैम्प ड्यूटी एग्जांपल दिया था, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो बहुत चीजें में डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन जो यूनियनिस्ट मैटर पे आपको लॉ बनते हो थ्रू आउट द कंट्री क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक सवाल और दिमाग में आ सकता है कि सब जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों बना सकते हैं। कभी ऐसा हो कि सब स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया और पार्लियामेंट ने भी बना दिया, तो क्या होगा उस केस में? अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो पार्लियामेंट का जो लॉ वो प्रिवेल, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पता है, ऐसे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डील करते कुछ नहीं करते। और हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन आसान नहीं है, वेरी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो इसको ड्राफ्ट किया था, पता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो इसको हेड किया था, पूरी कमेटी जो बनी थी इसके हेड किया था, उस समय हिंदुस्तान में वो जितने पढ़े लिखे थे, ठीक है, बड़े, मतलब कोई हिंदुस्तान में उसके आसपास कोई उनके मतलब उनसे 1/4 भी पढ़ा हुआ नहीं था, इतने नॉलेजेबल थे वो। ही वॉज डबल PhD, एक नहीं दो, एक लंदन से, एक आई थिंक US से, ठीक है, इतने मतलब। और इंडिया में नहीं, बाहर भी उनका बहुत नाम था, और वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर था कि आप यहां के प्रोफेसर बन जाइए। ही केम बैक टू इंडिया, ही वॉज सो लर्नेड।
और कभी अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ो ना, मतलब कि उनका बचपन इतना स्ट्रगलसम था, इतनी परेशानियां। एक्चुअली आप जानते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम, लोग अभी भी इतना, सोचिए उस समय की मैं बात बोल रहा हूं, अराउंड मोर देन 100 years बैक, 100 क्या 150 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। 75 साल तो इंडिपेंडेंस मिले हो गया, और उसके पहले, ठीक है, तो 150-200 साल पुरानी बात है। बहुत बुरा हाल था। एंड ही वॉज फ्रॉम, जो बोलते हैं कि लोअर कास्ट, एंड जो इंडिया में लोग मानते, उनको स्कूल में एंट्री नहीं थी। बोला मेरे, बोल रहे पूरी, मैं उनकी पढ़ो ना उनकी किताबें, बोला मेरी पूरी फैमिली से आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्कूल। और वो स्कूल में उनका अलग बैठने की व्यवस्था होती है, बिकॉज फ्रॉम लोअर कास्ट। तो उनका पूरा बैकग्राउंड सुनिएगा, और वो बंदा वहां से निकल के इतनी पढ़ाइयां की, एंड तो बहुत, मतलब ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब तभी वो इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एनीवे, देखिए, अच्छा एक चीज, जो लॉ बने होते हैं उसको समझने में कितना दिमाग लगता है, जो बनाने वाला है, सोचिए, बना हुआ जो है उसको समझने में कितनी चीज सोचना पड़ता है, कितने एंगल से समझना पड़ता है, और बनाने वाले का दिमाग क्या है। तो मैं तो सोचता लॉ बनाते जो हैं, जो लॉ ड्राफ्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी कोई नहीं होता। कितनी चीजें सोचते होंगे, और हर एंगल से, हर एस्पेक्ट। कोई वो लॉ बने में उनकी लाइफ 50-50 साल, 100-100 साल तक चल रहे हो लॉ। अच्छा देखिए, सोसाइटी क्या स्टैटिक है, डायनेमिक है? लॉ सोसाइटी के लिए बनते हैं, समाज के लिए बनते हैं ना, समाज को रेगुलेट करने के लिए बनते हैं, समाज में जो डिफरेंट चीजों को रेगुलेट करने के लिए बनते हैं। मैं तो चल लॉ प्रैक्टिकल है, समाज में सारी जगह लॉ लग रहा है। तो सोच के देखिए, अगर कोई लॉ बना और 50 साल पहले, और आज भी वो लॉ वैलिड है, वैलिड मतलब आज भी उस लॉ की रेलेवेंस है, तो क्या जिसने बनाया था, क्या वो विजनरी था? विजनरी समझ तो दूरदर्शी, वो आज 50 साल आगे भी सोच सकता था। सोचिए, लोग आज नहीं सो पाते। आज शाम को क्या आपका प्रोग्राम देखेंगे, शाम तक ही नहीं सोच पाते लोग तो। और 50 साल, इंडियन पीनल कोड सुना आपने? इंडियन पीनल कोड 1860, 1860। सोचिए आज क्या चल रहा है, 2022, कितना पुराना हो गया? 172 साल, सॉरी 162 साल, 162 हो गया ना, 1860, 140 इधर और 22, 162 साल, आज भी चल रहा है। पता है किसने ड्राफ्ट किया था? लॉर्ड मैकुले, ये वॉज अ ब्रिटिशर। अच्छा, ब्रिटिशर्स को माना जाता है कि साहब अब तो चीजें बदल गई, उस समय माना जाता ब्रिटिशर्स लॉ ड्राफ्ट करने में उनसे माहिर कोई नहीं था। जबरदस्त, लॉर्ड मैकुले ने ड्राफ्ट किया था 1860, आज तक चल रहा है। सोचिए उसका विजन क्या होगा, कितनी जनरेशंस निकल गई। मतलब इतना आसान काम नहीं। लोग तो लॉ थ्योरी है, रट्टा मार लो, क्या बात कर रहे हो यार, इट्स सो टेक्निकल। जनरली लोग ही बोलते हैं यार थ्योरी है, इसमें क्या समझना है, रट लो, ये ऐसा है। कितनी टेक्निकलिटीज है और कहां तक लोग जा रहे हैं, ठीक है। एनीवे, देखिए इंडियन पिनल कोड की बात लेके इंटरेस्टिंग की बताऊं, आपको शायद हंसी आएगी। आपने मूवीज वगैरह में देखा कई बार, अच्छा ये साहब इसने ये क्राइम किया है, इसने इसको मर्डर कर दिया, तो जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है बोलता ना कि साहब इस बंदे को फांसी की सजा हो। सुनते हो कई बार, फांसी की सजा हो, हैंग टिल डेथ। तो उसको हिंदी में एक चीज बोलते हैं, कोई बोलेगा इंडियन पिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? नहीं, ताजी राधे हिंद, ताजी राधे हिंद, राधे हिंद उर्दू है। एक्चुअली लोग बोलते, कई बोल रहे हैं हिंदी बहुत आसान है। हिंदी अगर प्रॉपर हिंदी में जाओ, लॉ में उर्दू बहुत यूज होती है, हिंदी में अगर जाओ तो प्रॉपर हिंदी नहीं होती। ताजी राधे हिंद, देखना कई बार फिल्मों में डायलॉग होता है कि जज साहब इसने इसका मर्डर किया है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं इसको दफा 302 सेक्शन 302, ठीक है, ताजी राधे हिंद के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई जाए। सुनो भाई डायलॉग, ठीक है, ठीक है। ताजी राधे हिंद, इंडियन पिनल कोड, उसका सेक्शन 302, एक्चुअली सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर। मर्डर का कंसेप्ट देगा सेक्शन 300 में कि मर्डर क्या होता है, उसको डिफाइन किया हुआ है, और पनिशमेंट फॉर मर्डर इज 302।
तो अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड ही शुड बी हैंग टिल डेथ, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं और हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो सुनते हो डायलॉग तो इसका मतलब क्या, कह लो हाँ ताली मार देते, हाँ क्या डायलॉग मारा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। एनीवे देखो, जनरल बातें बहुत हो गई। अच्छा, मैंने बताया सिस्टम के 3 पिलर्स हैं, एक लेजिस्लेचर, वो पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया। दूसरा एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जो लॉज लेजिस्लेशन ने बनाए उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, सारी गवर्नमेंट आती, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जो स्टेट लिस्ट मैटर में लॉ बने तो क्या उसको इंप्लीमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट्स करती होंगी, है ना, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेशन बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जब बोलते हैं क्या, इसका मतलब क्या एक चीज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, सेंटर में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये सुनो भाई, दिल्ली सरकार का मुखिया कौन है, केजरीवाल जी, तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, चीफ मिनिस्टर है ना। इसका मतलब जैसे सेंटर में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक और सारे स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्या जब हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, पता है, तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रीज, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल, क्या वो एग्जीक्यूट कर रहा है ट्रैफिक लॉस, तो क्या वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्या एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी क्या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आपने सुना होगा कंपनी में, अगर सुना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, कहीं सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा सब चीज डिटेल में, क्या वो भी कंपनी लोग को एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट, क्या वो भी क्या है। तो कैसे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे आर ऑल नथिंग बट द पार्ट ऑफ। सुना हो कोई आईएएस ऑफिसर है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या है, सब एग्जीक्यूटिव। पुलिस क्या है, एग्जीक्यूटिव, तो सब एग्जीक्यूटिव है। अब देखिए, लोग बोलते हैं लॉ गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं। लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर। और एक बच्चे ने, आई थिंक क्लास में आपने शायद पूछा था, आपका क्या नाम बेटा, ध्रुव, ध्रुव, ओके, ध्रुव ने एक क्वेश्चन पूछा था कि, अच्छा बच्चे हंस रहे, ड्रोन, आजकल ड्रोन बहुत पॉपुलर चीज है ना, ठीक है, बहुत शूटिंग होती है आजकल ड्रोन से, एक सा हाईटेक चीजें आ गई आजकल। एनीवे, ध्रुव ने अभी नहीं सर पूछा था कि सब वो गवर्नमेंट कुछ आप शायद कंफ्यूज हो गए थे, आपने पूछा लास्ट क्लास में, समन, अच्छा आपने पूछा था, आपका क्या नाम बेटा, प्रणव। ये एक्चुअली जो कंफ्यूजन था ना कि गवर्नमेंट, वो आई थिंक वो क्लियर है सबको, बताया गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ आपको जो सिलेक्टेड एमपी, वो मैंने आज भी एक्सप्लेन किया, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया। तीसरा पिलर क्या, जुडिशरी, जुडिशरी में सारे कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जितने भी कोर्ट्स हैं, दे ऑल पार्ट ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी देखिए, इसलिए कोर्ट्स के जो जजेज हैं, जुडिशरी जजेज, ये सब एक ही, मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं, इसका क्या फंक्शन है। फिर अगेन लॉ ब्रेकर्स, वो तो एग्जीक्यूटिव का काम है, टू इंटरप्रेट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर इन केस ऑफ डिस्प्यूट। मैं अभी एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। टू इंटरप्रेट द लॉज, कौन से लॉज, मेड बाय लेजिस्लेचर, वो तो लॉ तो बनाया गया लेजिस्लेचर ने, इन केस ऑफ डिस्प्यूट। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लिया कोई ए है, उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू कर दिया कि साहब आपने एक सर्टेन इनकम कमाई है और उस इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया, इसलिए अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हम आपको नोटिस सर्व करते हैं और आपको ये बोलते हैं कि आप वो टैक्स पे कीजिए अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ पेनल्टी। तो आपने नहीं पे किया, आपने इवेड, वायलेशन किया है, समझ रहे हैं। क्या उस नोटिस में सेक्शन का भी रेफरेंस होगा, इनकम टैक्स इस सेक्शन के हिसाब से आपने वायलेशन किया, है ना। ऐसे थोड़ी कि आपने टैक्स की चोरी की, आपको टैक्स दे दो, ऐसा थोड़ी होता है, प्रॉपर तरीके सब लिखा होगा ना उसके अंदर, ठीक है। अब वो बंदा बोलता है कि साहब आप इस सेक्शन का जो रेफरेंस दे रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बोल रहा है, आप जो रेफरेंस दे रहे हैं कि साहब इस सेक्शन का मैंने वायलेशन किया, नॉन कंप्लायंस किया,
लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मैंने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया। एक इंटरप्रिटेशन कौन दे रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से ए ने वायलेशन किया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सिर्फ आरोप लगा सकती है। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव पार्ट है, उसने आरोप लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया, हिंदी में बोलते हैं आरोप, इंग्लिश में एलिगेशन, एलिगेशन लगा। जिसपे एलिगेशन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, ठीक है। एक वर्ड होता है एक्यूज, एक वर्ड होता है कन्विक्ट। एक्यूज और कन्विक्ट में लॉ के टर्म है, कहीं यूज होते रहेंगे, मैं बताऊंगा। एक्यूज का मतलब आरोपी, जिसे आरोप लगा है, ठीक है। कन्विक्ट जिसको प्रूव हो गया कि दैट ही इज गिल्टी, देन ही इज गॉट कन्विक्टेड, पनिशमेंट मिलेगी उसको, देखिए। अब वो एक्यूज हो गया, लेकिन वो मानने तैयार नहीं है। वो बोलता कि साहब आप तो गलत इंटरप्रिटेशन, मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो मीनिंग मैं निकाल रहा हूं सेक्शन का, उस हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या ये डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा? अब कोर्ट उस सेक्शन को इंटरप्रेट करेगी। इंटरप्रेट करने के बहुत सारे नियम होते हैं, कैसे इंटरप्रेट, सब चीजें आप सीखेंगे। कुछ चीजें यहां है, कुछ आप सीए इंटर में, कुछ फाइनल में। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। अभी आप खाली फाउंडेशन फोकस कीजिए। कई बच्चे तो अभी फाइनल की बात करते हैं, उल्टा काम हो जाएगा। अभी आप जो कर स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ाइए नहीं। आप फाइनल की बात करेंगे, क्या होगा? उल्टा क्या, डिमोटिवेट हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, कोई सीधा फाइनल में पहुंच गया क्या? अच्छा, क्या जब हम एक स्टेप क्लियर करते हैं, फाउंडेशन पास हो, क्या एक कॉन्फिडेंस आता है? वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, लेकिन देना रिजल्ट जिस दिन आएगा, रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद 5 मिनट का डिफरेंस में देखना। जैसे ही नेट पे रिजल्ट आया 5 मिनट पहले और आप पास हो गए, तो आपको कॉन्फिडेंस पे डिफरेंस देखना। पहले पता नहीं क्या होगा, पास होगा, फिर अरे पास हो गए, मैंने क्या लिखा था, पास तो होना ही था। अब बंदा वही है, पेपर भी वही लिखा हो, पेपर थोड़ी चेंज हो गए हैं। तो ये सब चीजें बड़ी मैटर, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। हड़बड़ी नहीं बचानी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सो लॉन्ग जर्नी, ठीक है। व्हाट आई वाज सेइंग दैट जो मैटर कोर्ट में जाएगा, अब जुडिशरी कोर्ट्स इंटरप्रेट करेंगे कि साहब ये सेक्शन के हिसाब से लेजिस्लेचर ने क्या सोच के। अच्छा, लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी लॉ में जितने सेक्शंस है, क्या हर प्रोविजन के पीछे क्या कोई ना कोई पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है? क्या उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा? अगर कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही बोल रहा है, तो क्या एक केस हार जाएगा? हाँ है ना? और क्या उसे सब पे करना पड़ेगा, पेनल्टी वेनल्टी जो भी टैक्स हो सब पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ए सही बोल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है, क्या एक केस जीत जाएगा? क्या उस केस में कुछ पे करना है को? नहीं, नथिंग। इनका उल्टा एक और बात होते हैं, अगर वो केस, वो लिटिगेशन कॉस्ट मांग सकता है। लिटिगेशन कॉस्ट मतलब जो केस वो लड़ने में तो खर्चा है, वकील की फीस, ये वो, ठीक है, वो मांग सकता है, भैया आपके चक्कर में मेरे खर्चे लग गए। और इतना ही नहीं, एक कंसेप्ट बोलते हैं, आई ऑल्सो वांट द कंपनसेशन ऑफ मेंटल एगनी। मेंटल मानसिक परेशानी भी तो हुई, खाली पैसे थोड़ी खर्च हुए, केस कोर्ट कचहरी, मेरा काम धंधा छोड़ के इन्हीं में लगा हुआ हूं। तो मांगते हैं लोग कंपनसेशन फॉर मेंटल एगनी। अब लॉ में बहुत चीजें हैं, धीरे धीरे करके बहुत चीजें लोग मांगते, ठीक है, मिल जाता कई बार। हाँ हाँ, वो अलग चीज, डिफेमेशन बोलते हैं उसको, डिफेमेशन सूट, वो डिफरेंट चीज होती है। एनीवे, हम मतलब सिमिलर कह सकते हैं, डिफेमेशन सूट होता है वो डिफरेंट चीज है। डिपार्टमेंट में आप डिफेमेशन सूट नहीं कर सकते, वो प्राइवेट पर्सन से होता है। एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट आप डिफेमेशन सूट नहीं कर सकते, वो डिफरेंट चीज होती है। एनीवे, डिफेमेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। जो मानहानि का दावा बोलते हैं ना, हम मानहानि का दावा कर दिया, ठीक है, वो अलग चीज होती है। चलो वो बाद में बताएं। अब मुझे एक्चुअली अल्टीमेटली जो कोर्ट है, जो जुडिशरी का पार्ट है, उसने किया क्या? इंटरप्रेट किया लॉ को, किया। कौन सा लॉ? जो लेजिस्लेचर बनाया, ऑब्वियस लॉ तो लेजिस्लेचर बनाया। कब? जब डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट ए और डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट हो गया ना। डिपार्टमेंट बोला मेरे हिसाब से तू गलत है, बोलता मैंने गलत है, हाँ है ना? तो क्या जुडिशरी का फंक्शन क्या? अब ये पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं, जनरल वो जस्टिस देते हैं, वो ये करते हैं, ये तो सब आम आदमी को ही बोल देगा। कोर्ट हाँ न्याय देता है, लेकिन जो पढ़े लिखे आदमी ऐसे बोलेंगे कि द कोर्ट का फंक्शन क्या है, जुडिशियल फंक्शन क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर इन केस ऑफ, जब तक कोई डिस्प्यूट ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, कोई होता है फैमिली प्रॉपर्टी है,
उसमें डिस्प्यूट, भाइयों में डिस्प्यूट हो गया कि साहब मेरी प्रॉपर्टी इतनी, तुम्हारी, मैटर कोर्ट में जाएगा। अगेन कोर्ट क्या करेगा? अच्छा, वहां पे भी तो लॉ ही इंटरप्रेट करेगा साहब। इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, जो प्रॉपर्टी मूव करती है फ्रॉम वन जनरेशन, उसके लॉज हैं, उसके हिसाब से, या कोई जिसकी पहले प्रॉपर्टी, उसने अगर कोई विल छोड़ी है, वसीयत छोड़ी है, विल सुना होगा, तो उसके हिसाब से, मतलब बहुत सारे एंगल होते हैं, तो वो सब इंटरप्रेट करके कोर्ट बताएगा कि साहब कौन गलत है और कौन सही। तो अल्टीमेटली कौन सही गलत थोड़ी चेहरा ये मुझे ठीक लग रहा है, ये गलत, लॉ ही इंटरप्रेट कर रहा है ना। ये इसकी शक्ल ठीक लग रही है, चोर सा लग रहा है, तो ऐसा थोड़ी, कोर्ट ने तो इंटरप्रिटेशन करनी है। तो जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर इन केस ऑफ डिस्प्यूट। ये फंक्शन जुडिशरी का। अच्छा देखो, सब में लॉ आ रहा है, लेजिस्लेचर लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करते समय कोई डिस्प्यूट हो जाए। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दिया, वो भी तो इंप्लीमेंट ही करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला मान नहीं रहा, तो बोला कि नहीं ये तो गलत है, चले जाओ कोर्ट में। अच्छा, इसका तो एग्जीक्यूटिव सारे फैसले दे देती है, एग्जीक्यूटिव खाली एलिगेशन लगा सकती है। एलिगेशन सामने वाला का मान ले तो अलग बात है, सामने वाला हाँ ठीक है मैंने गलत किया, मैं देने तैयार हूं, नहीं माने तो क्या कोर्ट में जाएगा मैटर। ये सुनो, तो एग्जीक्यूटिव, तो इसको एक्यूज्ड, कई बार तुमने देखो, अभी कुछ बच्चे समझ रहे थे, बाकी बच्चों को भी बता दूं, एक वर्ड बोलते हैं एक्यूज, एक बोलते हैं कन्विक्ट। अच्छा, किसी का कोर्ट में केस चल रहा है जिसके अगेंस्ट कुछ, जैसे मान ली ए वाला एग्जांपल है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लॉयर होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या ए से बहुत सारी पूछताछ कर सकता है? हाँ है ना। अच्छा, वो तो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही बोल रहा है, यही करेगा, उसका लॉयर है। ये सुनो, अच्छा कई बार फिल्मों में देखना, वो लोग क्या करते हैं, पूछताछ करते समय तो पूछा, क्वेश्चनिंग करता है कोर्ट्स के अंदर, तो फिल्मों में भी कई बार दिखाते हैं। मूवीज को में भी हर चीज को टेक्निकली समझने के लिए ना बहुत लॉ पता होना चाहिए। आप बोले सर क्या कर रहे हो, इंटरटेनमेंट में भी लॉ घुसा दिया आपने, ठीक है ठीक है, कई चीजें लोग सुन लेते, उनको पता कुछ नहीं चलता। अच्छा, कई बार बीच में ना कन्विक्ट वर्ड यूज कर देता है, तुरंत एक लॉयर खड़ा होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, होता ना ऐसा कि मेरे मुवक्किल, मतलब मेरे क्लाइंट को, ए का जो वकील है, अभी आपने कैसे कन्विक्ट बोल दिया, ही इज राइट नाउ एक्यूज्ड, अभी तो आरोप लगा हुआ ना, प्रूव थोड़ी हुआ इज गिल्टी, तो आप अभी कन्विक्ट कैसे बोल सकते हो? तुरंत खड़ा हो जाए उसका लॉयर, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप मेरे क्लाइंट को इस तरह कैसे बोल सकते हैं? तो कोर्ट बोलेगा साहब ऑब्जेक्शन सस्टेन, समझते हो? अच्छा, कोर्ट फिल्मों दिखाता है ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, क्या होता है कि जो ए के लॉयर ने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो अगर जज को लगता है ऑब्जेक्शन वैलिड है तो क्या बोलेगा? सस्टेन। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट का लॉयर गलत कर रहा था उसको कोर्ट बोलेगा भैया ध्यान रखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते आप। और ओवर रूल मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्शन गलत है, जो सामने वाला कर रहा था वो ठीक कर रहा था। इसके भी लॉजिक है, इसके पीछे क्या कहानी है, बहुत सारा, बस एक एक चीज है पीछे, टेक्निकलिटीज है। तो टेक्निकलिटीज को समझने में तो इंटरेस्ट भी आता है, चीज पता लगता है क्या हो रहा है। तो फिल्मों में दिखाता है ना, सलमान खान अगर हीरो, भाई मैं ही आपको पुलिस, मैं ही कोर्ट, मैं ही कचहरी, सब कुछ वही थाने में फैसला वही मार देता हूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये वो फिल्में हैं। अच्छा, फिल्मों के स्टार्टिंग में क्या आता है, डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर कि साहब जो एक्चुअल जो लॉ है, एक्चुअल फैक्ट्स है, उससे हमारी कोई रिस्पॉन्स, हम तो खाली इंटरटेनमेंट के लिए तो दिखा रहे हैं। इसलिए कभी उसको, कई बच्चे आ जाते हैं, सर आप ऐसे बोले, उस फिल्म में तो ऐसे दिखाया था। मैं कहा भाई साहब फिल्म से लॉ पढ़ने लगा तो वो तो इंटरटेनमेंट में बहुत मसाला डाल देते हो। देखते हैं जेल में डांग के उल्टा पिटाई 3rd डिग्री चल रहा है, ठीक है, पुलिस फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकती, वो अलग बात है, हिंदुस्तान में होता है, मैं खुद बोला होता है, लेकिन वो इलीगल है। अगर ये प्रूव हो जाए ना तो पुलिस वाले की नौकरी जा सकती है, अलाउड नहीं है। अच्छा, ज्यादातर वो फिजिकल टॉर्चर किसको करते हैं, या जो लोग वीक हैं, जो लोग अगर पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली भी साउंड हैं, उनको तो 10 वकील खड़े कर देगा, उसको हाथ लगा के दिखा दे। हाँ, एकदम गलत है। अच्छा, जिसको रोड पे मारते हैं, क्या वो बेचारा फिजिकली, नॉलेज वाइज, इकोनॉमिकली, हर तरीके से कमजोर है? दुनिया का ये नियम है, हमेशा कमजोर को दबाया जाता है। अरे एक पुलिस वाले को बोल दे, सामने पढ़ा लिखा बंदा, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, वेल ड्रेस, उसको हाथ लगा दिखा दे पुलिस वाला, उसको भी सर बोलेगा वो। और तुम खाली ये बोल दो कि भाई मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, सर पहले बताते हैं,
उसको पता कि मेरे को इतना सा लॉ पता है, तो लॉ की बोले किताब है। पुलिस वालों को तो लॉ थोड़ा सा लिमिटेड पता हो जितना उनके काम आता है। बोला एक केस डाल देगा तो क्या होगा, मेरे को वहां हाजिरी लगानी पड़ेगी कोर्ट में, इसका तो काम ये तो रोज ही कोर्ट जाता है, इसके तो क्या तो दुकान पे जा रहा है अपनी, समझ रहे हैं, ये तो अपने बिजनेस में जा रहा है, मेरे लिए काम बढ़ जाएगा ये कि सब रोज कोर्ट में हाजिरी लगाओ। तो ये दुनिया का नियम है, लेकिन गलत है, गलत है। ऐसे हाथ वो तो बहुत कुछ होता है, आप जानते हैं। देखिए वो वेंडर्स हैं, फ्रूट लगा रहे हैं, कुछ कांस्टेबल है, कुछ फ्रूट ले लिया, पैसे नहीं दिए, तो सब गलत तो है ही है। पर हिंदुस्तान में बोलते हैं ना वो दबाने की मेंटेलिटी क्या होती है, और उसके पीछे बहुत रीजन है, कभी टाइम साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं। वो क्या होता है, अपने सीनियर से गालियां खाते हैं तो क्या होता है, उनको कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाले तो वो फ्रस्ट्रेशन अपने कमजोर को निकालते हैं। ये बोलते हैं एक चेन है, ये ऊपर वालों को तो कुछ बोल नहीं सकते, उनसे वो गालियां खाते हैं, तो ये चल रहा है, ठीक है। एनीवे आई थिंक तीनों क्लियर हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कोई डाउट? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा कमनी चेक स्टार्ट कर लें। जनरल बातें तो हो गई बहुत सारी। एक बात होता है कि स्टूडेंट जब सामने बैठा हो ना तो पढ़ाने का एक मजा अलग होता है। ये ऑनलाइन में ना बात किससे करें? स्टूडियो में जैसे अभी कोरोना में हमने भी लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड किए थे, तो ऐसा लगता है दीवारों से, और थोड़ी देर बाद है ना आज भी लगता है, अपने आप में फीलिंग आती है पागल हूं क्या, किससे बात कर रहा हूं। अच्छा एक रिएक्शन आता ना तो आप बोलते हैं, फिर आपको ठीक है वो रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन आएगा? आप तो स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट। एनीवे देखिए कंपनीज एक्ट 2013 ये आप कंपनी लॉ बोल सकते हैं। ये लॉ जो है कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, तो बेटा आप लोग जो ऑनलाइन सब जो देख रहे हैं क्लास, आप किसी का कोई डाउट हो तो आप चैट पे लिख सकते हैं। इसका नेचर क्या, इस लॉ का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ? मैं अभी कोई कंटेंट सेक्शन वेक्शन नहीं पढ़ा, पहले समझिए कि सब ये लॉ जो है इसका नेचर क्या है। एक सिंपली हम कह सकते हैं कंपनी लॉ regulates the company form of business. The nature of this law, या कह सकते हैं इस लॉ का फंक्शन बोल सकते हैं, ये लॉ क्या करता है, फंक्शन, नेचर। इट रेगुलेट्स, कंपनी लॉ रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा बिजनेस के क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं? जैसे आप बोलते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न, एक बंदा है, सब कुछ उसी का है, उसी के पैसे वही मैनेज कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, LLP, कंपनी, क्या सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस? हाँ या ना? एवरीवन, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस। और भी हैं, HUF बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो मेनी आर देयर, ट्रस्ट, सो मेनी आर देयर। क्या इन सबको रेगुलेट करने के लिए क्या अलग अलग लॉज हैं? अच्छा अगर एक पार्टनरशिप फर्म बना के दो या दो से ज्यादा लोग अगर बिजनेस करते हैं, क्या उस केस में बिजनेस का हर एस्पेक्ट किस लॉ के अकॉर्डिंगली चलेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हम पढ़ेंगे वो भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ये सुनो, अगर मान लिया दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के बिजनेस करते हैं,
तो क्या उस केस में एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंगली उनके बिजनेस का हर एस्पेक्ट चलेगा? ये सुनो, रेगुलेट करने का मतलब पहली बात वो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बनेगी कैसे? एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी कैसे बनेगी? एज पर एलएलपी एक्ट, ठीक है। फिर उसके कितने मेंबर्स, कम से कम कितने पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उनके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी मीटिंग्स होंगे, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उसी तरीके से कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डूइंग द बिजनेस। हाँ है ना? क्या कंपनी भी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस? और जब कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में किया जाता है तो उस केस में उस बिजनेस का हर पहलू, हर एस्पेक्ट किस लॉ से रेगुलेट होता है? कंपनी लॉ से रेगुलेट होता है। एंड यही सेंटेंस में लिखा, कंपनी लॉ का नेचर क्या है? इट रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म ऑफ, व्हेनेवर एनी बिजनेस इज डन इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। किस फॉर्म में? कंपनी फॉर्म में। तो हमेशा उस बिजनेस, कंपनी बनेगी कैसे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, कंपनी के मेंबर्स कितने, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने, डायरेक्टर्स, उनके राइट्स, उनकी मीटिंग्स, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग, करते जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स सब बताएंगे, डायरेक्टर में बोर्ड मीटिंग, ठीक है। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, सो मेनी, कंपनी के शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, कभी कंपनी को बंद करना है, कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, ये डिफरेंट एस्पेक्ट और भी बहुत चीजें हैं। क्या ये सारी बातों के बारे में क्या कंपनी लॉ में प्रोविजन दे रखे होंगे? तो क्या जब भी कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में किया जाता है तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय कंपनी लॉ। दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, दैट इट रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये बात सबको समझ में आई? पक्का? अभी टेस्ट होगा, खाली गर्दन हिलाने से नहीं पता लगेगा कि आप एक्चुअली सही में समझे हैं या नहीं। पक्का? ठीक। अच्छा, जब मैंने लिखा एक कंपनी लॉ इट रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, थोड़ा इसको और एलोबरेट करते हैं। क्या बिजनेस जो है गुड्स का हो सकता है एज वेल एज सर्विसेज? ये सुनो, बिजनेस कैन बी दैट ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में हो रहा है, किस फॉर्म में? कंपनी फॉर्म में, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड बिजनेस हो चाहे सर्विसेज, गुड्स में एनी गुड्स और सर्विसेज में एनी सर्विसेज, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से गुड्स कौन से। मेन बात क्या है? किस फॉर्म में हो रहा है? कंपनी फॉर्म में हो रहा है। तो हमेशा एंड हमेशा उस बिजनेस के हर एस्पेक्ट किस लॉ से रेगुलेट होगा? कंपनी लॉ से रेगुलेट होगा, कंपनीज एक्ट 2013। समझ आ रहा है सबको? पक्का? अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कंपनीज का। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सुना है? पहले इसका नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था, बाद में चेंज हो क्या हो गया हिंदुस्तान। कोई बच्चा HLL बोले तो पुरानी बात हो गई। हमेशा अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, पुरानी बात अब चेंज। पहले इसका नाम था कंपनी का हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है। अब एक्चुअली इसका नाम चेंज हो क्या हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका रीजन बताता हूं। यूनिलीवर एक एक्चुअली यूके की कंपनी है। यूनिलीवर यूके, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। उसने पूरे वर्ल्ड में, ये इंडिया की वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूनिलीवर ब्रिटेन की कंपनी है। दोनों दुनिया में अलग अलग कंट्री में अपने बिजनेस को फैलाया और अलग अलग कंट्री में अपनी सब्सिडरी सेटअप की। सुना होगा आपने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब पढ़ेंगे आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत यहां पे, और डिटेल में आप इंटर में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत यहां भी है, होल्डिंग सब्सिडरी में पढ़ाऊंगा। आप सुना तो होगा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो यूनिलीवर इज द होल्डिंग कंपनी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया में बनी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडियन कंपनी है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी बाहर की है, ठीक है, ठीक है। ये इंडियन कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो वो उसकी सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? यूनिलीवर। तो पूरे वर्ल्ड में यूनिलीवर के जितने कंट्रीज के अंदर आपकी अलग अलग सब्सिडरी हैं, तो उन सब में यूनिलीवर वर्ड जरूरत है, रिप्रेजेंट दैट कि आप पेरेंट कंपनी कौन है? यूनिलीवर। बट इंडिया वाज ओनली एक्सेप्शन। अब क्या रीजन थे? बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है। तो बाद में इनको लगा यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए कि साहब वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी हमने बना रखी है अपनी सब्सिडी अलग अलग कंट्रीज में, उन सब में यूनिलीवर वर्ड जरूर आता है टू रिप्रेजेंट कि ये यूनिलीवर की सब्सिडरी है। तो बाद में इंडियन कंपनी जो उस यूनिलीवर की सब्सिडीज का नाम पहले HLL था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, उसका नाम बाद में क्या कर दिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो मैं एक नाम लिखता हूं यहां पे, हिंदुस्तान
यूनिलीवर लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। अच्छा, इसका बिजनेस क्या है? कौन से गुड्स? मतलब एक वर्ड बोलते हैं, मतलब मिली, बच्चे ने ठीक बोला, किसी ने बोला एफएमसीजी, किसने बोला? गुड। एफएमसीजी क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें क्या ऐसी होती है जो हम सुबह से शाम यूज करते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सुनो, ब्रश, ठीक है, टूथपेस्ट, क्या ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? इनको बोलते हैं एक सेगमेंट फास्ट। ये फास्ट मतलब इसका होना ही होना है भाई, कोई भी घर में तो ये सब चीज रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो इस तरह के गुड्स को बोलते हैं फास्ट। और इस तरह की जो कंपनी बोलते हैं इस कंपनी का बिजनेस का एफएमसीजी सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मेन ये, लेकिन हिंदुस्तान एक वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ग्लोमरेट। सुना आपने? CONGOLMERAT, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट उनको बोलते हैं जहां पे मतलब एक ही कंपनी के अंदर इतने वैरायटी के बिजनेस है और अलग अलग। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कॉन्ग्लोमरेट है, मेनली ये फेमस एफएमसीजी के लिए, लेकिन और भी बहुत बिजनेस इसके और एक ही कंपनी के अंदर है। LNT का नाम सुना है? LNT, LNT बहुत फेमस, लार्सन एंड टुब्रो। क्या बात कर रहे हो यार, कंस्ट्रक्शन में तो हर जगह LNT के बोर्ड लगे होते हैं, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो तो LNT, मतलब वो भी कॉन्ग्लोमरेट थी। मतलब एक कंपनी के अंदर बोलते हैं कि साहब LNT के अंदर, एक कंपनी के अंदर बोलते 40 बिजनेस थे। रिलायंस इंडस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर वो ग्रुप का कंसेप्ट है, बाद में बात करेंगे, ठीक, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मेनली इसका है, बाकी और बहुत चीजें। क्वालिटी जो आइसक्रीम आती है ना, वो इसी का है। आप उठा के इतने चीज बोलिए, अब कितने क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉन्ग्लोमरेट है, इतने काम है इसके लिए। अच्छा, एक दूसरा लिख दे, तो गुड्स से रिलेटेड काम कर रही है, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स, ठीक है। एंड कंपनी फॉर्म में तो क्या इसके ऊपर कंपनी लॉ लगता होगा? यस। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कंपनी तो बहुत साल पहले बनी होगी, ठीक है। लेट से मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं कि कब बनी थी, बट बहुत साल। मुझे लगता है कंपनीज एक्ट 1956 तो क्या 1956, 1 अप्रैल 1956 चालू हुआ था, इससे पहले वाला एक्ट। ये तो कंपनीज एक्ट 2013 चला, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 भी 1 अप्रैल 2014 से मेनली इफेक्टिव, उसका रीजन मैं बताऊंगा। नाम एक्ट का 2013, लेकिन मेनली ऑपरेटिव 1 अप्रैल 2014 से हुआ था, 1 अप्रैल 2014 से। अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 से ही पहले वी हैड इंडियन कंपनी एक्ट 1918, 1918। मान लिया एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 1920 में बनी थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब एक समझ 1920 में बनी। किस एक्ट के हिसाब से बनी होगी? हाँ, 1908 एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 1918, सॉरी 1918, उसके हिसाब से बनी होगी। 1920 में कंपनी अगर बनी है तो मैं खाली एक हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, मान ली 1920 में बनी है उस एक्ट के। अच्छा, अब वो एक्ट है क्या? दैट एक्ट वर रिप्लेस बाय कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 1956 वर रिप्लेस बाय कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी चल रहा है। अच्छा, आज इस कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है, क्या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1918 और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, वो तो खत्म ही हो गया, तो एबॉलिश हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अभी जो एक्ट चल रहा है वो खाली इस एक्ट के हिसाब से जो कंपनी बनी, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब बनी, क्या खाली उन्हीं को रेगुलेट करे या पहले वाली कंपनीज को भी? क्योंकि पहले की कंपनीज तो खत्म हो गया, पहले के तो एक्ट खत्म हो गए। इसका तो ऐसे होता है कि दोबारा से कंपनी बनेगी, तो ऐसा थोड़ी होगा। बन तो उस लॉ के हिसाब से गई थी, लेकिन अब उस समय वही कंपनी एक्ट चल रहा था। ये सुनो, इसका मतलब क्या आज का जो कंपनी एक्ट, क्या वो रेगुलेट सिर्फ उन कंपनी जो करता है जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बनी, या सारी कंपनी जो करता है, चाहे वो, तो हम बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013 रेगुलेट्स all the company whether they have been incorporated according to this act, company act, or under any previous company law। इससे पहले जितने भी कंपनी लॉ थे उनमें किसी में बनी हो, उन सबको ये, क्योंकि अब वो तो है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका। अब ये चीजें मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, देखना कंटेंट्स में चीज आगे नजर आएगी। मैंने बताया था कंसेप्ट समझ लोगे तो कंटेंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद बोलेंगे, आपकी बात समझ में आई ना, कि इसका मतलब आज का जो एक्ट है वो खाली इस एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी उनको रेगुलेट नहीं कर रहा है, सारी कंपनी को रेगुलेट कर रहा है, चाहे इस एक्ट के हिसाब से बनी चाहे पुराने एक्ट के हिसाब से। आप अपने आप मतलब अंदर से जब खुद आवा तब एक कन्विक्शन, एक बिलीव कि हाँ ये सही है,
ये तो मैंने कुछ बोल दिया, आपको थोप दिया, इंपोज कर दिया, मानना पड़ेगा आपको, वो नहीं। अंदर से कुछ हर चीज लॉजिकल है, लॉ में हर चीज लॉजिकल, एनी सब्जेक्ट हर चीज लॉजिकल है, और लॉजिकल तरीके से समझोगे तो बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। एनीवे, एक और एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी लिमिटेड, सुना है? क्या फुल फॉर्म है? इसीलिए मैंने पूछा था, इसका पूरा नाम यही है, कोई फुल फॉर्म नहीं। यस, इसका पहले फुल फॉर्म ये होता था इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में आईटीसी लिमिटेड बोलते थे, बट अब इसका पूरा नाम ही आईटीसी लिमिटेड। ब्रीफ में 1 मिनट में इसका रीजन समझा देता हूं। जब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तो इसका सिर्फ टोबैको बिजनेस था, सिगरेट्स बनाती थी, सिगरेट इज ए टोबैको प्रोडक्ट, तो इसलिए नाम भी वैसे था और खाली बिजनेस भी वही था। क्या इंडिया में सिगरेट का बिजनेस बहुत रिस्की है? रिस्की किस सेंस में? अच्छा, क्या गुजरात में लीकर बैन है? तो क्या उसी तरीके से कोई गवर्नमेंट आए और बोल, ऑल्दो चांसेस बहुत कम है कि सब पूरे हिंदुस्तान में टोबैको प्रोडक्ट आपको नहीं कोई बनाएगा ना बेचेगा, बैन कर दिया, और सोचिए ये कंपनी खाली टोबैको प्रोडक्ट ही बना रही है, ये तो खड़े खड़े बैंकरप्ट हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो इनको ये लगा, इनकी मैनेजमेंट को लगा इस कंपनी की कि साहब ये बड़ा रिस्की है इंडिया में, ठीक है, तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे और बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर लिए। आपने ये भी एफएमसीजी में भी है। अच्छा, आशीर्वाद आटा जो आता है इन्हीं का है, ठीक है, क्लासमेट की स्टेशनरी आप यूज करते हैं वो इन्हीं का है, ठीक है, आपने जॉन प्लेयर कपड़े जो आते हैं वो इन्हीं का है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ये धीरे धीरे डिफरेंट बिजनेस, सनफिश बिस्किट्स इन्हीं का है। तो अब ये डिफरेंट चीजें इन्होंने स्टार्ट कर ली इसी कंपनी के अंदर। अब सो कंपनी का नाम इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, और हम बिस्किट बना रहे हैं, आटा बना है। बोला भैया मैं तो सिगरेट, मैं तो टोबैको प्रोडक्ट में तो आटा ही खाना बंद कर दूंगा फिर तो इन्होंने फिर स्मार्टली क्या किया कि शॉर्ट में लोग आईटीसी बोलते थे, बोला वही नाम चेंज करा लिया, पहले पूरा नाम ही था इंडियन टोबैको कंपनी, शॉर्ट में बोलते थे, तो उन्होंने नाम चेंज करा लिया कि भाई आईटीसी ब्रांड भी चले, एक तो ब्रांड वैल्यू होता है, लोग आईटीसी से पहचानते हैं, वो रहे, लेकिन फुल फॉर्म कुछ नहीं है। तो इसलिए कोई बोले आप भी बोले पहले होता था, अब इसका पूरा नाम ही, कई लोग पता है, एक मेरा स्टूडेंट बोला था, सर मुझे एक इंटरव्यू में पूछ लिया आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, मैं बता नहीं पाया, मुझे बड़ा डांटा, तो मैं मुस्कुराया था, मैं तो क्या फुल फॉर्म बताया सामने वाले ने, जब तो सर इंडियन टोबैको कंपनी बोला, मैं कहा जाके उसको अब जाके बता गया ना सर वो पुराना था अब नहीं है उसका फुल फॉर्म, तो उसको लगा ये तो मेरा भी गुरु है। अच्छा, तो इंटरव्यूअर जो है उसको डांटा, बोलता तेरे को पता नहीं इसका फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, सो इंटरव्यूअर जो है उसको नहीं पता बात, बोला खाली कुर्सी पे बैठ जाने को बोलते ना व्हेन यू सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, समझ अदर साइड टेबल, सामने इंटरव्यू ही है, आपका इंटरव्यू, आप इधर बैठे, मैं इंटरव्यू, यहां बैठते ही क्या होता है, पावर आ जाती है, तो अपने आप को समझने लगता है कि साहब हम ही सबसे ज्यादा गुरु ज्ञानवान है। तो आईटी मेरी जान मुझे पूछा था कि क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, फुल फॉर्म सुन लेते हैं, ये था, और रीजन भी बता दिया क्यों इनका अब नाम, पूरा नाम आईटीसी लिमिटेड है। अगेन मतलब ये डिफरेंट बिजनेस आज के, सिगरेट आज भी बनाती है, लेकिन सिर्फ सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि उनको लगता है अगर कल के लिए कुछ हो गया तो और बिजनेस तो है हमारे पे, लेकिन आप खाली एक ही चीज कर रहे हैं वो बैन हो जाए, रिस्की है। इंडिया में बोलते हैं टोबैको बिजनेस वेरी रिस्की। एक नाम बोले कि हीरो मोटोकॉप, क्या टू व्हीलर्स बनाती है, बाइक स्कूटर्स, ये सुनो, हीरो मोटोकॉप सुना होगा। अच्छा, हीरो होंडा मत बोलना पहले हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड कंपनी का नाम था, एक्चुअली हीरो की साइकिल आती है, ये वही हीरो है, ये अलग नहीं है। हाँ गुड, एक्चुअली क्या है, ये मुंजाल फैमिली एक है, ये एक्चुअली पंजाब से थे, ये पहले सिर्फ साइकिल ही बनाते थे और आज भी साइकिल आती है इनकी। बाद में क्या हुआ, एक्चुअली होंडा मोटर्स जापान की कंपनी है, और आप जानते हैं जापान इज नोन फॉर टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं जबरदस्त है, वो बहुत आगे हैं। तो एक्चुअली फिर हीरो और होंडा ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया था और एक कंपनी बनाई थी हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, एंड उसके अंदर आपको बाइक्स बननी थी। बाद में बहुत साल तक चला वो, लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो होंडा अलग हो गया, तो अब उसने जब अलग हुआ तब होंडा वर्ड कैसे यूज करोगे आप, तो इसलिए आप लोग नाम भी कंपनी का बदला गया हीरो मोटोकॉप लिमिटेड। अब कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉप लिमिटेड, मोटर कॉर्पोरेशन को दोनों मिला के मोटोकॉप बनाया गया, हीरो मोटोकॉप लिमिटेड, ठीक है। एंड होंडा अलग, अब देखो होंडा की अलग से स्कूटर्स आते हैं,
अच्छा, एक्टिवा सबसे जो फेमस ब्रांड है किसका है? होंडा। ये अलग से इसने तब शुरू किया जब अलग हो गए। उसके पहले होंडा सेपरेटली इंडिया में स्कूटर नहीं, टू व्हीलर नहीं बनाता था। कार आती थी होंडा की। होंडा आप जानते फोर व्हीलर में भी है। ये तो बना वो होंडा मोटर से फोर व्हीलर, वो तो पहले से था कि हीरो कभी भी फोर व्हीलर में नहीं था। ये तो मानो हीरो आज भी फोर व्हीलर्स में नहीं है। फोर व्हीलर में है क्या फोर हीरो? तो एक्चुअली होंडा पहले से फोर व्हीलर इंडिया में काम करता है, लेकिन टू व्हीलर्स मिल के करते थे। जब स्प्लिट हो गया तो होंडा ने भी अपना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक स्टोरी है। एनीवे, तो क्या ये भी गुड्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं? हीरो मोटोकॉर्प है ना कंपनी फॉर्म में, तो क्या इनके ऊपर कंपनी लॉ लगता है? यस। तो मैंने गुड्स से रिलेटेड कुछ कंपनीज के नाम लिखे। अब आते हैं सर्विसेज। एक मैं नाम लिख रहा हूं, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। नाम सुना है? वेरी फेमस बैंक। इसमें आईसीआईसीआई जो लिखा हुआ इसका क्या फुल फॉर्म है? बच्चे बोले सर वही ट्रिक है। यस, इसका भी फुल फॉर्म पहले होता था, अब नहीं है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कुछ लंबा चौड़ा था, बट डोंट गो इनटू दैट। अब कोई फुल फॉर्म नहीं है, यही पूरा नाम है। आईसी, उसकी भी स्टोरी है क्यों ऐसा हुआ, सबके लॉजिक है, सबके रीजनिंग्स हैं। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज, बैंकिंग बिजनेस में है। बैंकिंग कोई गुड्स सर्विसेज है ना, कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं। तो कंपनी लोग किसको रेगुलेट करता है? कोई भी बिजनेस, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस, किस फॉर्म में? कंपनी फॉर्म में कंपनी लॉ लगेगा ही लगेगा। उसका हर एस्पेक्ट उस बिजनेस का इस लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो क्या आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का बिजनेस जो है, क्या इसके हर एस्पेक्ट क्या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग चलता होगा? यस। अब ये ना कुछ अगर डाउट दिमाग में हो तो उसको होल्ड करके रखना। हो सकता है मैं आगे अपने आप का डाउट सॉल्व कर दूं, नहीं सॉल्व हो तो आप पूछ लीजिएगा। एक मैं और नाम लिखता हूं, टाटा एआईजी लिमिटेड। सुना है नाम? टाटा एआईजी लिमिटेड इंश्योरेंस बिजनेस में सुना तो होगा। इंश्योरेंस बिजनेस में कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं। इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस गुड्स और सर्विसेज? सर्विसेज अगेन। तो इट्स अगेन अ कंपनी विच इज डूइंग द बिजनेस सर्विसेज। विच सर्विस? इंश्योरेंस सर्विसेज। कोई कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर भी कंपनी लॉ लगता होगा? क्या इसका हर एस्पेक्ट या कंपनी लॉ से रेगुलेट होता है? यस। तो मैंने एक तरफ दो कंपनी के नाम लिखे, हम हजारों कंपनी के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जो गुड्स का बिजनेस कर रही है कंपनी फॉर्म में, तो कंपनी लॉ उस पर भी लग रहा है। दो कंपनी के नाम लिखे जो सर्विसेज से रिलेटेड है एंड कंपनी फॉर्म में है, तो उस पर भी कंपनी। तो मैंने क्या, कंपनी लॉ रेगुलेट्स द कंपनी। मतलब जब भी कोई बिजनेस कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस फॉर्म में? कंपनी फॉर्म में किया जाता है, तो उस केस में उसका हर एस्पेक्ट उस बिजनेस का किस लॉ के अकॉर्डिंगली चलेगा? इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, जो कि अभी फिलहाल कौन सा कंपनी लॉ का कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013। और चाहे वो कंपनी इस एक्ट के हिसाब से बनी हो, चाहे पहले के किसी भी कंपनी लॉ के हिसाब से बनी। इज दैट क्लियर? पक्का? अब एक दो बात, अभी बात खत्म नहीं हुई। जब कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, बोलते हैं एक चीज से दूसरी चीज तीसरी चीज, कि एक स्टोरी बनती जाती है। क्या स्टोरी याद करना बहुत आसान होता है? हाँ या ना? लेकिन क्या स्टोरी में लिंक होता है? लिंकेज तो कनेक्ट होता था, ये सुनो, बहुत आसानी से, या वो कंसेप्ट से समझ में आता है। अच्छा, सीधा आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको कभी भी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। फिर क्या होता, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप एक मूवी देखते हैं 3 घंटे की। अच्छा, उस 3 घंटे की मूवी में कितने सारे, मतलब कभी गाना चल रहा है, कभी फाइटिंग चल रही है, कितने सीन्स, इतने सारे सीन्स होते हैं। क्या आपको पूरी स्टोरी एकदम एक एक चीज याद होता है? उसने ये बोला, इसने ये बोला, ये सब कुछ याद होता है? कैसे याद होता है? देखो देखिए, स्टोरी जो सारी जो कनेक्ट कर रही है, ये सुनो। अच्छा, अगर हम एक आपको मूवी दिखाएं जिसमें ना म्यूट कर दें, सब कुछ चल रहा है, स्टोरी तो आपको पता ही नहीं चल रही, क्या आपको याद रहेगा? याद रखने के लिए क्या स्टोरी चाहिए? समझ रहे हैं? तो कंसेप्ट जब पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी बिल्डअप होती है, फिर कंटेंट्स पढ़ेंगे, सब याद रहेगा। जो बच्चे रोते रहे हमें याद नहीं था, हम पढ़ते हैं भूल जाते, भाई आपको कंसेप्ट तो पता ही नहीं है, आप सीधा कंटेंट पढ़ रहे हैं, कैसे याद होगा? पॉसिबल ही नहीं। अब आपको इतनी चीजें बताइए कि उसके बाद आपको लगे अरे तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। तो तरीके लोगों को तरीका ही नहीं है, मतलब बेतरीके से पढ़ाएंगे तो हर सब्जेक्ट मुश्किल है, और तरीके से पढ़ाएं तो हर सब्जेक्ट आसान है। एनीवे,
अच्छा बताइए, जो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, तो इस पे कंपनी लॉ लग रहा है एंड इसका बिजनेस कंपनी लॉ के प्रोविजन के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रेगुलेट हो रहा है। एग्रीड? अच्छा एक चीज बताओ, ये बैंकिंग बिजनेस में है तो क्या इसके वो बैंकिंग लॉज भी लगते होंगे? ये सुनो, अगर टाटा एआईजी इंश्योरेंस बिजनेस में है तो क्या इसके ऊपर इंश्योरेंस लॉज भी लगते होंगे? अच्छा मैंने कहा बैंकिंग लॉज भी लगते होंगे, भी ऑल्सो। ये सुनो, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ये तो बैंकिंग बिजनेस में है, इसमें तो बैंकिंग लॉ पे कंपनी लॉ क्यों लगेगा? भाई ये क्या बात हुई? अच्छा एक चीज बताओ, हमने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बैंकिंग लॉज लगाए, क्या इसलिए लगाया कि ये कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रही है, इसलिए लगाया कि इसका नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग है? नेचर ऑफ बिजनेस है, फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म बना के भी कोई बैंकिंग बिजनेस करता है तो क्या उस पर भी बैंकिंग लॉ लगेगा? यस, बिकॉज फॉर्म के आधार पर बैंकिंग लॉ नहीं लग रहे हैं। किसके आधार पर लग रहे हैं? ऑन व्हाट बेसिस? नेचर ऑफ बिजनेस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेचर अलग चीज है, फॉर्म अलग चीज है, दोनों मिक्स नहीं कीजिए आप। एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए, नेचर की बात हो रही है, फॉर्म की बात। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? हम यहां नेचर के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? बैंकिंग, इसलिए कंपनी फॉर्म से अगर कोई भी बैंकिंग बिजनेस करे, चाहे कंपनी फॉर्म में हो, चाहे प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप जो भी हो, क्या सब पे बैंकिंग लॉ लगेगा? तो वहां फॉर्म से को मतलब नेचर ऑफ बिजनेस का। ऐसे इंश्योरेंस लॉ लग रहे हैं, क्या फॉर्म के आधार पर लग रहे हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। मैं इसको और समझाने के लिए आपको एक दो चीजें एग्जाम्पल देता हूं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर कंपनी लॉ भी लग रहा है, कोई कंपनी फॉर्म में आप बिजनेस करें। मैंने कंपनी लॉ को सिर्फ एक चीज देखना है कि आप बिजनेस किसी चीज का करें, हमें कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस में मतलब ही नहीं है। कंपनी लॉ की जहां तक बात करें, चाहे गुड्स का करो चाहे सर्विसेज का, एनी गुड्स एनी सर्विस, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खाली क्या देखना है? फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है? कंपनी फॉर्म अगर है तो आपको 100% कंपनी लॉ लगेगा। ये बात बहुत लोग मैंने देखा इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उनको ये सब चीजें क्लियर नहीं होती, कंफ्यूज होते रहते हैं। सर इस पे क्या लगाऊं, बैंकिंग लॉ लगाऊं या कंपनी लॉ? भाई बैंकिंग लॉ भी लगेगा, क्यों? नेचर इसका बिजनेस क्या है, तो नेचर के आधार पर बैंकिंग लॉ लग रहा है और फॉर्म के आधार पर कंपनी लॉ लग रहा है, दोनों लगेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूं। एक मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुना है? एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पॉपुलर बैंक। क्या ये सब बैंकिंग लॉ लगते होंगे? यस, क्यों? नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग है, क्लियर। लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपनी। अच्छा ये क्या है फिर? इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अब ये क्या होती है मैं डिटेल में आगे बता दूंगा, आप टेंशन लो। आज तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं अगली क्लास में डेफिनेटली बताऊंगा, कल जरूर बताऊंगा। कल की क्लास का टाइमिंग सेम रखा है वैभव सर ने? ठीक है, तो सेम जैसे आज क्लास है वैसे हमारी भी होगी। देखिए बैंकिंग लॉ इस पर भी लगेगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस इसका भी बैंकिंग है। लेकिन मैंने बोला कंपनी नहीं है, इस कंपनीज एक्ट से नहीं चलती है, इसका अलग से एक्ट बनाओ, एसबीआई एक्ट। और क्या होता है? इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? इट्स नॉट अ कंपनी, ठीक है? मैं इतना समझ लीजिए, बाकी स्टैट्यूटरी बॉडी को तो मैं समझा दूंगा। तो क्या इस पर कंपनी लॉ लगता होगा? लगता होगा? नहीं, क्यों? कंपनी नहीं है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस नहीं कर रही, इसमें कंपनी लॉ नहीं लगता। लेकिन क्या बैंकिंग लॉ लगता होगा? यस, तो नेचर इसका और आईसीआईसीआई बैंक का दोनों का नेचर बिजनेस क्या है? सेम है। और बैंकिंग लॉ नेचर के आधार पर लग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ये सुनो, लेकिन इसमें कंपनी लॉ नहीं लगेगा एसबीआई पे। भाई देखो कंपनी फॉर्म में नहीं कर रहा। अब क्लैरिटी, अब तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्लैरिटी चाहिए, एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ एग्जैक्टली कैसे चीज चल रही है। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबने सुना एलआईसी? क्या इंश्योरेंस बिजनेस में? लेकिन अगेन ये कंपनी नहीं है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी इसका अलग से एक्ट है, एलआईसी एक्ट। मैं सब बताऊंगा, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। एलआईसी पे क्या इंश्योरेंस लॉ लगते होंगे?
ये इसके नेचर ऑफ बिजनेस इसका हो चाहे टाटा एआईजी सेम है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें कंपनी लगता होगा? नहीं, एकदम, क्योंकि फॉर्म ऑफ डूइंग द बिजनेस कंपनी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका अलग से एक्ट है एलआईसी एक्ट। एलआईसी एक्ट, अच्छा कितने लोग मुझे एलआईसी कंपनी बोलते नहीं, एलआईसी कंपनी की हमने पॉलिसी ली है, ठीक है। ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है? स्टैट्यूटरी। कई लोग इसको कंपनी ऐसे बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में डिटेल में समझाऊंगा। ये कई बार इसको हम कंपनी का बोलना है तो खाली कंपनी नहीं बोलना है, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलना है। खाली कंपनी तो ये वाली हुई, ठीक है, जो कंपनी फॉर्म है। स्टैट्यूटरी कंपनी अलग, उस पर कंपनी नहीं लगता, ठीक है, ध्यान रखा। स्टैट्यूटरी वैसे हम ज्यादातर बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या कई बार कंपनी बोलना भी खाली कंपनी नहीं बोलना, क्या बोलना है? स्टैट्यूटरी कंपनी। और स्टैट्यूटरी कंपनी कंपनी लॉ से रेगुलेट नहीं होती, स्टैट्यूटरी कंपनी वर्ड आगे आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है, इसलिए मतलब उसको अवॉइड ही करो, ठीक है। और अच्छा, आप सीए कोर्स आपने ज्वाइन किया तो किस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ICAI भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड इट इज स्टैब्लिश अंडर चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। इसलिए आपको इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल आते हैं ना, जब उसमें लिखा रहेगा, जहां ICAI लिखा रहेगा ना, नीचे लिखा अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड द नेम ऑफ दैट एक्ट इज चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि साहब आपके इंस्टीट्यूट में एक स्टैट्यूटरी बॉडी ICAI, इस समय डिटेल में आगे समझाऊंगा, ठीक है। एनीवे, ये क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने SBI और ICAI दोनों का नेचर बिजनेस सेम है, तो इससे दोनों पे बैंकिंग लॉ लग रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉ ICAI सब बैंक लिमिटेड पे लग रहा है, लेकिन SBI पे नहीं लग रहा। ये सुनो, LIC पे और टाटा एआईजी दोनों का नेचर बिजनेस सेम है, इसे दोनों पे इंश्योरेंस लॉ लग रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉ टाटा एआईजी पे लग रहा है, लेकिन LIC पे नहीं लग रहा। देखो, वो कंपनी फॉर्म है, ये कंपनी फॉर्म है। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गई कि कंपनी लॉ का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस के आधार पे है कि कोई बिजनेस, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे एनी गुड्स एनी सर्विस है, उसकी चिंता नहीं करना आप लोग, ये सब ये गुड्स ये सब कोई मतलब नहीं। ओनली थिंग यू हैव टू सी, कंपनी फॉर्म में बिजनेस हो रहा है तो डेफिनेटली कंपनी लॉ जरूर अप्लाई होगा उसके ऊपर, एंड रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो फिलहाल कंपनी लॉ चल रहा है, वेदर दैट कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर है एवरीवन? और ये जो बैंकिंग लॉज होते हैं, इंश्योरेंस लॉज होते हैं, ये एक्चुअली फॉर्म के आधार पर अप्लाई होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पे अप्लाई होते हैं। क्लियरिटी? पक्का? अब एक बात और आपसे, बच्चे बोलते हैं बात ही खत्म नहीं होती, स्टोरी बन रही कि नहीं बन रही? अच्छा, ICICI बैंक लिमिटेड, उस पर कंपनी लॉ भी लग रहा है और बैंकिंग लॉज भी लग रहे हैं। क्लियर है? एक फॉर्म के आधार पे, एक नेचर के आधार पे। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन के प्रोविजन और बैंकिंग लॉज के कुछ प्रोविजन आपस में झगड़ पड़े, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, बोलते हैं विरोधाभास, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बस दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती, एक दूसरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, बाय कॉमन सेंस किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए? बेटा आप हाथ खड़ा, एक मिनट को माइक दीजिएगा। हाँ, क्या नाम बताया बेटा आपने? नाम बताइए पहले अपना। स्नेहा। स्नेहा, हाँ स्नेहा, आप बताया क्या बोले थे आप? सर बैंकिंग लॉज की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों? सर क्योंकि वो उसके नीचे रेगुलेट कर रहा है, वो तो अगर वो उस पे वो मतलब बैंकिंग लोन नहीं होता तो वो कंपनीज एक्ट की बात मानता, लेकिन अगर उसके पास खुद का एक एक्ट है तो वो उसी की बात मानेगा। चलिए, और कोई बोले कुछ? एनीवन? काफी हद तक आप सही हैं, मैं तो उसको और बेटर कर दूंगा। अच्छा, एक चीज देखिए, कई बच्चे बोलते हैं सर टाइम हो रहा है पूरा। anyway, अच्छा एक चीज बताइए, कंपनी लॉ क्या हर कंपनी पे लगता है, चाहे गुड्स का बिजनेस हो चाहे सर्विसेज का, एनी गुड्स एनी? ये सुनो, क्या बैंकिंग लॉ सिर्फ उन पे लगता है जो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं? तो क्या एक ICICI बैंक लिमिटेड के लिए क्या बैंकिंग लॉ ज्यादा स्पेसिफिक है या कंपनी लॉ ज्यादा स्पेसिफिक है? वो तो सिर्फ बैंकिंग के बिजनेस को रेगुलेट कर रहा है ना, इसे उसके लिए ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा हुआ? बैंकिंग। और
कंपनी लॉ जनरल हुआ। तो मुझे बताइए, जब भी स्पेसिफिक और जनरल में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए? ये उन्होंने जो बोला वो ठीक बोला, लेकिन मैं उसको थोड़ी लॉ की भाषा में, देखिए आपको सब चीज लॉ की भाषा में लिखना है उस तरीके। तो एक प्रिंसिपल होता है, व्हेनेवर एनी गिवन सिचुएशन मल्टीपल लॉज आर एप्लीकेबल। जैसे आईसीआईसीआई बैंक पे कंपनी एक्ट भी लग रहा है और बैंकिंग लॉ पे, कि जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं सब फॉलो करना है, वो भी फॉलो करना है, वो भी फॉलो करना है। लेकिन जब कॉन्ट्रडिक्शन हो तो क्या हो? स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं एक बात ऐसे बोलूं, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन एक बैंकिंग कंपनी पे लगेंगे, अगर वो कंपनी फॉर्म है, मैं बैंकिंग कंपनी बोल रहा हूं, लगेंगे तब तक लगेंगे जब तक कि आपको कंपनी के प्रोविजन बैंकिंग लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। और जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो वहां कंपनी लॉ का प्रोविजन नहीं चलेगा। क्या चलेगा? बैंक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या स्टेटमेंट सही है? तो जो बात हमने डिस्कस की उसको हमने जो वो एक सेंटेंस है, लेकिन उसको समझने के लिए इतनी चीजें हैं। अब आपको हमेशा के लिए बात दिमाग में आ गई। अब इसलिए सेक्शन 1 जब मैं पढ़ाऊंगा कंपनी एक्ट, उसमें लिखा रहेगा कंपनीज एक्ट अप्लाइज ऑन फॉलोइंग, उसमें आएगा बैंकिंग कंपनीज, फिर लिखेगा सो लॉन्ग एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग लॉ। जब तक वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा तब तक लगेगा, जब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तब ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बैंकिंग लॉ। और जब तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, दोनों चलेंगे। समझ आई बात? 100% क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो हमने अभी क्या डिस्कस किया आज की क्लास में? क्या डिस्कस किया? एक तो जनरल बात की हमने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्लियर? ठीक है, वो क्लियर है। उसमें कोई डाउट होगा तो आप में से अलग से भी पूछ सकते हैं। फिर हमने क्या स्टार्ट किया? कंपनी लॉ का नेचर क्या है? इस लॉ विच रेगुलेट द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस चाहे किसका हो, चाहे सर्विसेज का, गुड्स में एनी गुड्स एनी सर्विसेज, और फॉर्म के आधार पर अप्लाई हो रहा है। इसका नेचर से कोई मतलब, नेचर बिजनेस गुड्स का हो, सर्विस किसी तरह का। लेकिन जो बैंकिंग लॉज है, इलेक्ट्रिसिटी लॉज है, सुना इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, सुना वो इलेक्ट्रिसिटी लॉज भी लगते हैं उसके ऊपर। लेकिन आपको कंपनी फॉर्म में अगर है, कंपनी लॉ भी लगेगा, तब तक लगेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी लॉ से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा। तो स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ऐसे बताइए, अगर कोई मेरे से स्पेसिफिकली टाइम लेके मिलने आया और कोई बंदा बोलता है यार मैं इधर से जा रहा था, सोचा आपसे ही मिलता चलूं, होता ना, कई लोग बोलते हैं, और मेरे पास समय इतना ही कि मैं एक ही आदमी को एंटरटेन कर सकता हूं। होता ना, मेरी क्लास है, मेरे को 5 मिनट के अंदर क्लास के अंदर आना है, तो मैं किसको जो स्पेसिफिकली टाइम लेके आया, मैं बोला भाई आप इसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, बट वो बोला भाई सॉरी मैं टाइम नहीं, मैं क्या करूं। वही लॉ में एक प्रिंसिपल बन गया कि जब भी एक सिचुएशन में मल्टीपल लॉज लगेंगे तो अच्छा पहले बोलेंगे सारे लॉ फॉलो कर दें। जैसे एक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी लॉ भी लग रहा है, बैंक, कई बच्चे सीधा क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लॉ फॉलो कीजिए, दूसरे छोड़। ऐसे नहीं, पहला रूल क्या है, दोनों फॉलो करना है। और जब कॉन्ट्रडिक्शन हो तब क्या होगा, स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल। ये सेकेंड बात है। बच्चे कहते हैं पहले की बात उड़ा देते हैं, भाई जब 2 लॉ लग रहे हैं तो स्पेसिफिक फॉलो करो, जनरल छोड़ दो। भाई साहब फिर क्या 2 लॉ मेकर ने तो दोनों उसके लिए बनाए हैं, तो वो बेवकूफ थे क्या? जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, दोनों चलेंगे। और जब कॉन्ट्रडिक्शन तो क्या हुआ, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से। आप बोले सर अब क्या है? कल तो वैभव सर ने दिया हाथ में रखवा के हमसे एक रिलीजियस उसका प्रॉमिस ले लिया, ठीक है, प्रॉमिस ये चाहिए। अच्छा, आप में से कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं? हार्ड कॉपी, मोबाइल पे नहीं, बस एक, ध्रुव, ओनली वन। बेटा सब लोग एक नियम बना लो, एंड आई एश्योर यू, स्टार्ट करो आप खाली अखबार का फ्रंट पेज। मैं बहुत लंबे ये ना कि एक बार में कूदना है। कभी सर इकोनॉमिक टाइम्स लगवा लें, भाई इकोनॉमिक टाइम्स अभी पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हाँ अभी मत पढ़ो, धीरे धीरे। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, बेसिक न्यूज़पेपर, ठीक है। हिंदू भी मतलब हिंदू की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स ये लगवा लीजिए, लगवा के मोस्टली घरों में आती होंगे पीपल, ठीक है। हिंदी का अखबार नहीं पढ़ना, पंजाब केसरी टाइप, ठीक है, जहां खाली फ्रंट पेज पर रंगीन फोटो होती है, ठीक है, वो न्यूज नहीं पता नहीं क्या है, एनीवे। और उसका फ्रंट पेज की जो न्यूज है उसको पढ़िए। आपको शुरू में समझ में नहीं आएंगी, ये मैं बता दूं आपको,
कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, घर में आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए, बड़े भाई हैं सिस्टर हैं उनसे पूछिए। फिर और मैं कोशिश करूं आगे से कोई ना कोई न्यूज भी क्लास में डिस्कस करूं, और अगर उस न्यूज के बारे में मैं पूछूं और जो बच्चा सही दबाए उसको कुछ ना कुछ प्राइज भी रखेंगे। अच्छा प्राइज होगा तब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो मोटिवेशन रहेगा। एनीवे तो ये बेटा और ये आप करके देखो, आप 1 महीने के बाद आप देखना आप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग जाएगा 1 महीने के अंदर ही। और ये अगर लाइफ लॉन्ग आप हैबिट बना लोगे तो देखना आप में कितना डिफरेंस आता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बड़े को बीच में बैठे होते, कोई बात चले, जैसे आपके पापा हैं या मदर हैं, उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह आए, में कुछ बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के बारे में, आप या तो क्या तो वहां से भाग जाते हो या बोलते हो यार पता नहीं क्या, मतलब हिम्मत नहीं होती उसमें कुछ आप बोल पाए, लैक ऑफ नॉलेज। अखबार बोलते हैं इतनी तो सस्ती चीज है, अखबार से सस्ती कोई चीज नहीं है। पता है अखबार की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ना, उससे बहुत कम दाम में आपको मिलता हो। सारे न्यूज़पेपर वाले क्या बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी है, बोलते हैं हम फ्री में भी दे सकते हैं। जो अखबार नॉर्मली कितने का था, 5 रुपए 6 रुपए ऐसे रेट होते, ठीक है, और बोलते हैं हम चाहे फ्री में भी दे दें। अच्छा जो वेंडर होते हैं जो बांटने वाले अखबार वेंडर, वो 5-6 रुपए जो आपसे ले रहे हैं उसमें 2-3 रुपए तो उनको दे देते वो। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ये तो छपाई छोड़ दीजिए, वो खाली एडवर्टीजमेंट जो आते हैं उससे रेवेन्यू उनको आता है। ये तो बहुत, इससे सस्ती कोई चीज नहीं है। लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अच्छा उसमें कोई वर्ड्स आपको नहीं आते, क्या उसका मीनिंग देखो। और आजकल तो हाथ में डिक्शनरी है, गूगल पे मारा, पहले तो लोग हार्ड कॉपी डिक्शनरी में ढूंढते थे, अब तो कितना आसान है। मैं बोलता हूं आज पता है अगर कुछ सीखना चाहे तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन सीखने की इच्छा मर गई लोगों की। पहले लोगों की क्वेस्ट फॉर नॉलेज थी, जानना चाहते थे, लेकिन रिसोर्सेस नहीं थे। सुना, कई बार सुना होगा साहब उसके गांव में अखबार नहीं आता था, वो शहर से अखबार मंगवाता था। सुना कभी, बहुत पुराने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के समय में ऐसे कई लोग एकदम रिमोट एरिया में। आजकल तो आपके देखा जाए डिक्शनरी हाथ में है, हर चीज हाथ में, ठीक है। एनीवे थोड़ा ये हैबिट डेवलप कीजिए, ठीक है, टाइम लेट हो रहा है, एंड कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। खाली फ्रंट पेज ही पढ़ना शुरू कीजिए, देना आपको धीरे धीरे आपको में डिफरेंस नजर आएगा और इसका इंपैक्ट आपके सब्जेक्ट्स पे भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।